Good evening, students. Our today's topic is input tax credit यानी ITC अंडर GST। इसका हम पार्ट 1 करेंगे। क्या है इनपुट क्रेडिट अंडर GST? तो आप तो ये बात करते ही रहते हैं कि अगर आपा कोई गुड्स कहीं से परचेज कर रहे हैं, राम और ये ट्रेडर श्याम, राम मैन्युफैक्चरर है, राम ने गुड सप्लाई की, ये क्या है? होलसेलर है, होलसेलर। इसने माल खरीदा 10 लाख का, उसके ऊपर CGST लगा दिया, सपोज 6% 60,000 का, और SGST लगा दिया। लोकल में माल था, इंट्रास्टेट सप्लाई थी 60। अब ये पब्लिक को आगे माल बेचेगा, मान लो कंज्यूमर को बेचेगा, तो कंज्यूमर से टैक्स चार्ज करेगा, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जो इसने ऑलरेडी टैक्स पे किया 60, तो श्याम कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹60,000 प्लस 60,000, यानी CGST का और SGST का 120 का क्रेडिट लेगा आउट ऑफ आउटपुट टैक्स GST collected from कंज्यूमर। जो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट किया था उसका क्या लेगा ये क्रेडिट, उसमें से जो इनपुट इसने मैन्युफैक्चरर को दिया उसका क्रेडिट अवेल कर सकता है। दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी से रिलेटेड चैप्टर है, इसी के अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर श्याम ने एक ऐसा सामान खरीदा, इनपुट के अंदर इनपुट गुड्स भी है, जब भी मैं इनपुट की बात कर रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 62, इनपुट के अंदर इनपुट गुड्स है जिसमें रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल आइटम या फिनिश गुड्स भी है जो आप बाय करते हैं, जिसको यूज करके आगे आप आउटपुट गुड्स प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे। जैसे आपकी बेकरी शॉप है तो रॉ मटेरियल के अंदर क्या पड़ा हो सकता है? आपके पास आटा पड़ा है, चेरी पड़ी है, कोई चीनी पड़ी है, कोई चॉकलेट फ्लेवर पड़ा है। कंज्यूमेबल आइटम जो स्टॉक मतलब अपने पास कंज्यूम हो जाना है, यानी यही रॉ मटेरियल वगैरह। और वो सामान भी जो क्या है उसको बनाने में हेल्पफुल है, ऐसा सामान भी। तो फिनिश गुड्स रेडीमेड, कुछ सामान आप रेडीमेड खरीदते हैं, रेडीमेड बेचते हैं, वो सारा। और इसमें कैपिटल गुड्स भी हैं, कैपिटल गुड्स भी, वो कैपिटल गुड्स जो इस बिजनेस में काम आनी है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, जो यूज फॉर बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। तो आप प्लांट एंड मशीनरी विच इज यूज फॉर providing taxable goods or service, taxable services और supplying goods, उसमें जो काम आनी है वो कैपिटल गुड्स पे भी जो टैक्स भरा उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। फिर ये बात आई यहाँ पे कि जो किस लिए काम आनी है, फॉर प्रोवाइडिंग या सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। लेकिन टैक्सेबल वाली, अगर ये श्याम कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब या तो 0% डिक्लेयर्ड है या एग्जम्प्ट बाय स्पेशल नोटिफिकेशन है, एग्जम्प्ट बाय स्पेशल नोटिफिकेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 में बहुत बड़ी लिस्ट है एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की, मतलब कुछ चीज़ों पे टैक्स नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ों के सप्लायर हो, मान लो ये बेकरी वाला सिर्फ और सिर्फ ब्रेड बनाता है और वो ब्रेड सरकार ने एग्जम्प्ट कर दी, तो आप क्या सप्लाई कर रहे हो? आप एग्जम्प्ट सप्लाई ओनली, आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में श्याम को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। श्याम विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट as he is supplier of या provider of exempt supplier or provider exempt services or goods।
क्लियर। आप बेकरी शॉप चलाते हैं, आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उस पर टैक्स है मान लो, लेकिन जो आप उससे सामान बना रहे हैं ब्रेड, वो बड़े वाला जिसे लोग डबल रोटी भी बोलते हैं, उस टाइप का ब्रेड, सरकार ने कहा जी ये तो मरीजों के काम आता है, पेशेंट के काम आता है, चलो जीएसटी माफ कर दो। उस पर स्पेशल नोटिफिकेशन से जीएसटी माफ कर दिया गया या 0% कर दिया गया, वो एग्जम्प्ट गुड्स है, आप वो बना रहे हैं, तो आपने उसको बनाओ, उसको बना के बेचोगे तो उस पर यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट एनी जीएसटी, आउटपुट टैक्स आपका 0 है। तो आपने जो टैक्स भरा था दैट विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉस्ट, अगर आप चाहो उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो आप सप्लायर किस चीज के हो? टैक्सेबल के। अगर एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विस के सप्लायर हो, चाहे आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप जो कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो या रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, पर आगे जो सर्विस दे रहे हो वो एग्जम्प्ट है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर एग्जांपल, जैसे मान लो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जीटीए वाला, जीटीए वैसे तो वो टैक्सेबल पर्सन है, लेकिन जीटीए ने क्या है इनपुट ली, जैसे उसने ट्रक की रिपेयर करवाई तो इनपुट सर्विस ली, ट्रक के लिए कोई सामान खरीदा वो इनपुट हो गया, उस पर टैक्स भरा, लेकिन ये आउटपुट किसको दे रहा है? आउटपुट ओनली टू फार्मर्स, जिनका वेजिटेबल या फ्रूट लेके जा रहा है, या फ्लड रिलीफ का सामान लेके जा रहा है, या मिलिट्री आर्मी का सामान लेके जा रहा है, तो इसकी आउटपुट माफ है। आपको जी इतना कुछ कहां से आ गया? आर्मी मिलिट्री डिफेंस वालों का माल लेके जा रहा है ट्रकों पे, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते आप, या फिर आप सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल लेके जाते हो किसानों का, उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, माफ है। या फिर आप क्या है फ्लड रिलीफ का सामान लेके जा रहे हो, उस पर भी सामान के किराए पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। आपका ट्रक सिर्फ यही काम करता है, आपका ट्रक सिर्फ चलते किस लिए? आर्मी का सामान ले जाने के लिए, किराया ले लेता है, तो आप तो जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करते। ठीक, तो आपने जो इनपुट जीएसटी भरा, चाहे वो ट्रक की रिपेयर का भरा, चाहे उसकी सर्विस के वक्त भरा, या उससे रिलेटेड कोई पार्ट खरीदे तब भरा, तो वो जो जीएसटी है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग टोटली एग्जम्प्टेड सर्विसेज। आप टोटली एग्जम्प्टेड सर्विस दे रहे हो, आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है भी मान लो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एग्जम्प्टेड के साथ टैक्सेबल सप्लाई भी देता हो, ट्रकों पे आर्मी का माल भी लेके जाता है, और ट्रकों के ऊपर आम जनता का फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, वो सब सामान भी लेके जाता है जिस पे जीएसटी है। फिर तो ये प्रोपोर्शनेट करना पड़ जाएगा कि जो इनपुट जीएसटी है वो कितना है, और आउटपुट जो है कितना टैक्सेबल और कितनी आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट है, उन दोनों के रेशो में देखना पड़ेगा, और क्रेडिट उस हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। इसके लिए इन्होंने हमें रूल 42 दिया है। रूल 42 इसी चीज की डिस्कशन करता है। रूल 42 क्या? भैया ट्रकों वाला सामान लेके जा रहा है, आर्मी का, वेजिटेबल्स, फ्लड रिलीफ वाला, इसके अलावा कुछ सामान ऐसा भी लेके जाता है आम पब्लिक का, तो फिर वो रेशो बन जाएगा कि भाई कितना एग्जम्प्ट वाला, तो रेशो मान लो उस बंदे की सप्लाई सारी टैक्सेबल सप्लाई जो है वो है 3 लाख, एग्जम्प्ट वाली सप्लाई है उसकी 2 लाख, टोटल सप्लाई कितनी 5 लाख, तो इनपुट क्रेडिट कितना मिल जाएगा 60%, 40% बेकार जाएगा। रेशियो बना लेंगे। रूल 42 रूल 43 इसी चीज के हैं इस चैप्टर के अंदर। रूल 42 तो इनपुट स्टॉक वगैरह की बात करेगा, जो माल आता है उसकी, और 43 कैपिटल गुड्स की बात करेगा कि जो कैपिटल गुड्स के ऊपर क्रेडिट मिलना है मशीनों पे, वो भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा अगर आप आउटपुट सप्लाई कुछ टैक्सेबल और कुछ क्या करते हैं एग्जम्प्ट। चलो ये तो आपको समझ आ गया कि इनपुट क्रेडिट का मीनिंग क्या है। इनपुट क्रेडिट के अंदर कैपिटल गुड्स या रॉ मटेरियल स्टॉक वगैरह या इनपुट सर्विस भी ले सकते हैं। एज अ सीए मेरे पास कोई काम आया, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने किसी और से करवाया, जिससे करवाया उसका नाम मिस्टर के ने मुझे काम करके दिया और मुझसे क्या चार्ज किया जीएसटी, मैंने के को पेमेंट दी। अब मैं वही काम थोड़ा बहुत और लेबर करके आगे सप्लाई कर रहा हूं,
आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो उससे मैं जीएसटी वसूल लूंगा, माइनस जो मैंने भरा था वो एडजस्ट कर लूंगा। तो सर्विस इनपुट का भी टैक्स जो है आउटपुट में एडजस्ट हो सकता है। तो ये चीज अपने को यहां पे फॉलो करनी पड़ सकती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, वो सारी डिस्कशन सेक्शन 16, 17 और 18 इस चैप्टर के अंदर कवर हैं। उसके अंदर आप ये सारी डिस्कशन करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो कुछ कंडीशंस भी पढ़ेंगे अपन यहां पे कि भाई इनपुट क्रेडिट लेना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, वो कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी होंगी। चलो क्या देखो, मैं कह रहा हूं शाम एक होलसेलर है, इनपुट क्लेम करना चाहता है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। शाम क्लेम कर सकता है, सारी एग्जम्प्ट ना सप्लाई करता हो, अगर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों करता हो तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। ओके, फिर ये कह रहा है कि भाई दूसरी बात, शाम जो है जो माल खरीदा है मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो तो है ही, आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए। अगर शाम रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये वाला आदमी इसका जीएसटीआईएन कैसे लिखेगा, इसका जीएसटीआईएन लिख के माल देगा शाम को। शाम फिर क्या है, वो ये जीएसटीआर1 फाइल करेगा, उसके बेस पे शाम को क्रेडिट मिलेगा। तो अगर शाम रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, ही इज अनेबल टू प्रोवाइड जीएसटीआईएन, तो दोनों के पास जीएसटीआईएन होना चाहिए, सप्लायर एंड रेसिपिएंट जो माल ले रहा है, बोथ आर रजिस्टर्ड पर्सन और हैविंग जीएसटीआईएन। आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, रजिस्ट्रेशन हो। देखो ये अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा सप्लायर तो फिर ये जीएसटी चार्ज कैसे कर लेगा, फ्रॉड है ये। जीएसटी चार्ज करेगा खुद रजिस्टर्ड होगा तो। और ये रेसिपिएंट है, जब ये बिल बनाएगा इनवॉइस पे क्या लिखेगा, इसका नाम। इनवॉइस पे 5 चीजें होनी जरूरी हैं, 5 मैटर्स टू बी कवर्ड इन इनवॉइस। जो टैक्स इनवॉइस है, कह दो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए उसके ऊपर क्या, बार एंड सप्लायर का जीएसटीआईएन, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो या जो सर्विस दी जा रही है उसका नाम क्या है, परसेंटेज ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और वो आईजीएसटी भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ा था ना सेक्शन 15, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही सप्लाई की वैल्यू होगी, अगर कंसीडरेशन सोल्ड है वो सारी बातें। भाई परसेंटेज ऑफ सीजीएसटी हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, डिस्क्रिप्शन हो सामान कौन सा है, बार और सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर हो, ये सारी चीजें बिल्स के ऊपर होनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटर स्टेट है तो, अगर लोकल है तो फिर ये सीजीएसटी आ ही गया, आईएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, आपकी स्टेट से माल कौन सी स्टेट में जा रहा है तो आपको क्या कलेक्ट करना होगा, आईजीएसटी। तो इसलिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोट करना है अगर इंटर स्टेट जा रहा है। अगर लोकल स्टेट में जा रहा है दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो आपको ये स्टेट का नाम लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, जब आप आईजीएसटी कर रहे हो तो स्टेट का नाम भी लिख देना, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बिल के ऊपर क्या हो, बार को मुझे कोई टैक्स लगा रहा है तो मैं कहूंगा भाई साहब मेरा जीएसटीआईएन लिख लो। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरा जीएसटीआईएन है ही नहीं। मान लो डोमिनोज पे मैं पिज्जा खाने गया तो उन्होंने बिल बनाया, तो सेलर का जीएसटीआईएन होगा, मेरा थोड़ी होगा। अगर वो मुझसे जीएसटी ले रहा है तो बिल देगा, टैक्स इनवॉइस जिस पे मेरा नाम लिखेगा, सामान लिखेगा, बर्गर पिज्जा जो भी खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फिर उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लिखेगा, और जो डोमिनोज जो फ्रेंचाइजी होल्डर है उसका जीएसटीआईएन होगा। तो जाके अगर वो जीएसटीआईएन नंबर लिख के नहीं दे रहा मुझे इनवॉइस तो मैं उसे टैक्स बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने कहा तू तो खा जाएगा टैक्स का पैसा, तू बिल काट पक्का, तेरा जीएसटीआईएन नंबर होना चाहिए, उस पे चीज की डिटेल, टैक्स की रेट, जो तू हमसे पैसे ले रहा है वो होने चाहिए, वरना फिर तो तू 2 नंबर में क्या है, ऐसी
पर्ची सी बना के दे रहा है तो हम टैक्स थोड़ी देंगे, फिर तेरे को टैक्स लेना है तो पूरा बिल दे। हाँ, हमारा जीएसटी नहीं होगा क्योंकि वहां हम कंज्यूमर है। अगर हम दुकानदार हो, होलसेलर से रिटेलर ले रहा है तो रिटेलर भी आगे बेचेगा, तो रिटेलर इज ऑल्सो रजिस्टर्ड डीलर। तो होलसेलर या कंपनी से जो डीलर खरीदेगा तो वो अपना जीएसटी देगा, टैक्स देगा, ताकि सप्लायर क्या करे, टैक्स लगा के आगे किसको दे दे, गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को देगा सप्लायर तो ही तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, ये कंडीशन है। याद रखना, एक बड़ी दुकान वाले से लेना, अच्छे दुकानदार से, कहीं ऐसा ना हो चलता फिरता मुसाफिर जीएसटी लेके फरार हो जाए। क्या हुआ, एक आदमी से आप माल खरीद रहे थे, वो जीएसटी लेता रहा, आपसे लेता रहा और माल देता रहा, बाद में वो फरार हो गया, सरकार का जीएसटी भरा ही नहीं उसने, आउटपुट कलेक्ट जो टैक्स था ना कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर रेसिपिएंट, वो लेके फरार हो गया, ढूंढे मिल नहीं रहा। तो सरकार कहती जब हमें जीएसटी सप्लायर ने दिया नहीं तो हम तुझे इनपुट क्रेडिट कैसे दें। मैंने कहा सर मेरा क्या फॉल्ट है, मैंने तो टैक्स भरा। वो कहते ही हमें ना बता, तुझे जीएसटी क्रेडिट तब मिलेगा जब सप्लायर हमें देगा। जब सप्लायर ने हमारी जेब में नहीं डाला माल पैसा तो तुझे क्रेडिट कैसे दें, तुझे आउटपुट में से काटने किसको देने। शाम ने राम को लाखों रुपए का टैक्स दिया, ये 21। अब शाम आगे से वसूलेगा। शाम चाहता है कि आगे आउटपुट टैक्स में से मैं ये 120 काट लूं, पर पता लगा राम फरार हो गया, टैक्स बिल बेटा। राम ने कोई टैक्स जमा नहीं करवाया सरकार को। शाम कहता है सर मैं क्या करूं, मैंने तो दिया है, ये देखो राम का पक्का बिल है जिसपे मेरा नाम, GSTIN है, चीज की डिटेल है, टैक्स की रेट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है, लोकल परचेज है। तो कहता है कि मेरी क्या गलती है। सरकार कहती हमारी भी बता फिर क्या गलती है। ये आदमी लेके टैक्स फरार हो गया, जब हमें दिया ही नहीं तो हम तुझे काटने क्यों देंगे, नहीं काटने देंगे। ये कंडीशन है। अगर आपने क्रेडिट लेना है यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड डीलर, सप्लायर भी रजिस्टर्ड हो। आपकी पोजीशन में क्या होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, अक्सर टैक्स इनवॉइस हो सकता है या बिल ऑफ एंट्री हो सकती है। जब आप फॉरेन से इंपोर्ट करते हो ना, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट करते हो तो कौन सा टैक्स देते हो आप, IGST पेड करते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, ठीक है। आमतौर पे टैक्स इनवॉइस हो सकता है या पेमेंट वोचर हो सकता है। पेमेंट वोचर ये ना RCM में काम आता है, पेमेंट वोचर। जैसे मान लो मैंने कोई माल खरीदा जिस पे RCM का रूल है, जैसे मैंने काजू बादाम खरीदे, सुनो, एक एग्रीकल्चरिस्ट से देखना, एग्रीकल्चरिस्ट था मान लो किशन नाम के किसान से मोहन ट्रेडिंग वालों ने क्या, मोहन ट्रेडिंग कंपनी ने कैश्यू नट परचेज किया। और कैश्यू नट पे आप याद होगा आपको 9(3) लगता है, सेक्शन 9(3) में रिवर्स चार्ज है। कैश्यू नट पे, सिल्क पे, रो कॉटन पे, ये चीज तो RCM का रूल लगेगा। टैक्स कौन देगा, टैक्स इज टू बी पेड बाय, GST इज टू बी पेड बाय मोहन ट्रेडिंग वालों ने GST। अब ये बिल तो दे नहीं सकता एग्रीकल्चरिस्ट बिकॉज ही इज अनरजिस्टर्ड डीलर। ये कौन सा बिल देगा, टैक्स तो ही तो टैक्स का RCM लगाया 9(3) मोहन ट्रेडिंग पे। तो मोहन ट्रेडिंग के पास कोई कागज तो हो, तो इससे कोई रसीद आई हो पेमेंट की, वही रिसीट, कोई वोचर वगैरह वो, या आपने इसको पेमेंट दी ना, वो पेमेंट वोचर भी चल जाएगा, पेमेंट वोचर। वैसे इस तरह के केसेस में आप पेमेंट चेक वगैरह से दो, क्योंकि आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए कि मैंने इतने का माल खरीदा, उस पे मैं RCM में टैक्स दे रहा हूं। तो RCM में जो आपने टैक्स दिया कोई दिक्कत नहीं। मोहन ट्रेडिंग, अब ये अनुज एंड सन्स, इनको आउटवर्ड सप्लाई कर रही है कैश्यू की, आउटवर्ड सप्लाई। तो ये क्या करेगी, अनुज वालों से आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगी, आउटपुट GST टू बी कलेक्टेड, और इसमें से कम कर लेगी मोहन ट्रेडिंग जो RCM में टैक्स भरा। आगे आउटपुट सप्लाई कैश्यू की कर रही है, तो वो कैश्यू के ऊपर जो एग्रीकल्चरिस्ट क्योंकि अनरजिस्टर्ड था, पंगा तब पड़ गया। लेकिन अनुज ट्रेडिंग तो रजिस्टर्ड है,
ठीक है, आप भी रजिस्टर्ड हो तो आप सामान बेच रहे हो फॉरवर्ड चार्ज में, काजू पे क्या है, अनुज ट्रेडिंग से टैक्स ले लो, माइनस आरसीएम में जो आपने टैक्स भरा है वो एडजस्ट कर लेना। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को जो आप पेमेंट दे रहे हो वो तो बिल दे ही नहीं सकता, टैक्स इनवॉइस कहां से दे देगा, वो तो अनरजिस्टर्ड इन रहा है। तो आपने टैक्स देना है आरसीएम में, तो आप इसको जो पेमेंट दे रहे हो उसका पेमेंट वोचर रसीट ही समझो क्या है, आपको क्रेडिट दिलवा देगी। ओके, पेमेंट चेक वेक से दो। और सुनो, यहां तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पे एक टॉपिक भी आएगा कि अगर आपने उधार माल खरीदा है उसकी पेमेंट 180 में दे दो, लेकिन ये आरसीएम वाले पे वो रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो टैक्स पेबल बाय क्या है, रेसिपिएंट है, टैक्स यही दे रहा है, इसमें पेमेंट 180 डेज वाला रूल लगेगा ही नहीं। तब भी नहीं लगेगा, 180 डेज का रूल आएगा। अगर मैं मान लो श्याम ने राम से माल खरीदा, श्याम बॉट गुड्स फ्रॉम राम, उधार खरीदा क्रेडिट बेस पे, देखना क्रेडिट बेसिस पे माल खरीदा, क्रेडिट बेसिस पे फ्रॉम राम, तो इसने टैक्स इनवॉइस बना दिया, क्योंकि माल की डिलीवरी तो हो गई, सामान चला गया, टैक्स इनवॉइस आ गया, उधार खरीदा था, इस अपने GSTR 1 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को जाती है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसमें दिखा दिया है। इसके पास एक ऑटो पॉपुलेटेड एक फॉर्म GSTR 2A खुलता है। जब सप्लायर ने जिन जिन को माल बेचा होता है वो GSTR 1 हर महीने के बाद 10 तारीख को फाइल करता है कि हाँ मैंने इसको माल बेचा है, इसको माल बेचा है, हर महीने की 10, जैसे जुलाई में बेचा तो 10 अगस्त तक, अगस्त में बेचा तो 10 सितंबर तक, इस तरह से। और जब ये GSTIN नंबर भरता है, सबके फिल करता है GSTIN, इसको बेचा, इसको बेचा, GSTIN लिखता है, तो जिसके वो GSTIN लिखता है उन सब लोगों को एक मैसेज चला जाता है जिसे बोलते हैं GSTR 2A। ऑटो पॉपुलेटेड होती है, सिस्टम बनाता है, आप कोई तैयार नहीं करता इसे, ये तैयार होती है 1 GSTR 1 और आउटवर्ड सप्लायर करता है, और रेसिपिएंट को 2A खुलता है। जो इसमें दिख रहा है कि हाँ ये मैंने खरीदा, ये खरीदा, आउटपुट सप्लायर ने वो दिखा दिया, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बाय चांस इसने कुछ बिल चढ़ाए ही नहीं, उसका एक रूल है, मैं पढ़ूंगा, अगर इसने कुछ बिल नहीं चढ़ाए तो इसकी ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2 में दिखेंगे ही नहीं वो कि हाँ कि इसने बेचा है इसको, तो इसे सरकार क्रेडिट कैसे देगी, तो उसमें प्रॉब्लम है। इसे रिक्वेस्ट करनी है शाम को, राम को कहना है कि भाई साहब वो जो 2-3 बिल आपने नहीं चढ़ाए वो बिल लोड कर दो, अगली रिटर्न में कर दो भाई साहब नेक्स्ट मंथ की, मैं उसके बाद एडजस्ट कर लूंगा, अब नहीं तो फिर ले लूंगा क्रेडिट, वो चीज को भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, तो चलो, तो ये उसके बेस पे क्रेडिट। मान लो उधार खरीदा, इसने उधार बेचा, मान लो 1 जुलाई को उधार बेचा, मान लो 1 जुलाई को, 1 जुलाई को उधार बेचा, 1 जुलाई 2019 को उधार बेचा, इसको पेमेंट उधार की कर देनी है कितने महीने में, 180 डेज में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये माल में क्या पता क्या घोटाला है, इसने माल सप्लाई किया और ये क्रेडिट ले उड़ा माल का और इसने पेमेंट भी नहीं की, तो क्या पता टैक्स सेव करने के लिए कुछ ऐसा सेटिंग की हो, तो इसको पेमेंट देनी है, इंश्योर कर लो, शाम यू हैव टू पे द होल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस पेबल टू द राम विद इन नेक्स्ट 180 डेज। 1 जुलाई से 180 डेज देखना कितने बनेंगे, 1 जुलाई 19 में 180 डेज जोड़ने हैं, तो जुलाई के कितने ले लो 30, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, देखना कितने हो गए, 30 30 30 152, और दिसंबर के 28, 180 हो गए। तो आपको अप टू 28 सितंबर अमाउंट टू बी पेड अप टू 28 दिसंबर। अगर आपने इफ नॉट पेड अगर आपने नहीं भराना तो भैया ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवर्स। तूने क्रेडिट ले लिया का मतलब ये 60 तूने अभी पैसे तो दिए नहीं, बस बिल आया, इसने वो टैक्स सरकार को चुकाना है। हाँ, राम ये नहीं कह सकता कि सर मैंने तो उधार बेचा है, मेरी जेब में पैसे नहीं आए तो मैं आउटपुट टैक्स कैसे चुकाऊं। यू हैव टू पे योर टैक्स,
नेक्स्ट मंथ तक आपने पे करना है। GSTR 1 भरनी है 10 तारीख को, उसमें दिखा दे ये सब माल बेचा है जो उधार, इतना टैक्स है। और GSTR 3 भी जाती है 20 को। वैसे तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनकी जाती है 20th को, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनकी स्टेट ए स्टेट बी, दो कैटेगरी बनी हुई है, 22 और 24 को जाती हैं। जैसे हरियाणा में बात करूं तो 24 को, तो वो अलग अलग रूल है। तो आपको टैक्स पे करना है 3B से पहले GSTR 3B। अगर टर्नओवर किसी आउटवर्ड सप्लायर की, टर्नओवर ऑफ सप्लायर की टर्नओवर ओवर 5 करोड़ पर annum है तो उसे कब भरनी है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करनी होती है। इफ टर्नओवर आउटवर्ड सप्लायर की लेस देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ या उससे कम है, तो भैया फिर तुझे देनी है 22 को या 24 को। इसमें इंडिया को स्टेट ए स्टेट बी कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी ए वालों में 22 को ताकि रश ना हो लास्ट डेट में, तो इसलिए 24 को। तो भैया तू तो अपना टैक्स कब भर दे? 1 में दिखा दे इतना इतना बेचा है, इसमें ये भी दिखा दे, और 3 भी भरेगा जो तू 20 को, सपोज 5 करोड़ से ऊपर है तो 20 को, नहीं है तो फिर 22 या 24 को, 2 दिन या 4 दिन और मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स भर दे। राम ये नहीं कह सकता सर कैश तो आई नहीं, तुझे नहीं आया, उधार तूने बेचा ना बेचता, तू इस पे टैक्स भर दे। और इसने क्या किया, इसकी 2A में आ गया वो कि हाँ इसने खरीदा, इसने अपनी क्लेम कर लिया इनपुट क्रेडिट। इसके क्रेडिट जैसे ही ये टैक्स पे करेगा, GSTR 1 में दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग 3B के अकॉर्डिंग टैक्स भर देगा, तो उसी वक्त इस शाम के क्रेडिट लेजर में पैसे दिखने लगेंगे, ये वाले 60 CGST SGST कि हाँ इनपुट टैक्स है, इनपुट क्रेडिट लेजर में दिखने लगेंगे। और इसने तो उस क्रेडिट को यूज कर लिया, जब इसके अकाउंट में आ गए तो उसके बाद नेक्स्ट जब भी ये 3B खुद की बढ़ेगा, आउटपुट में से ये इनपुट काट लिया इसने तो इनपुट काट लिया। अब देखो 180 दिन में अगर इसने पेमेंट नहीं दी, 28 दिसंबर 2019 तक पेमेंट देनी थी, नहीं दी, इफ नॉट पेड, तो 28 दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा बनता है? अगला महीना इसमें जनवरी बनेगा, क्योंकि 28 तारीख को तो रिटर्न जानी नहीं, जनवरी 20 को रिटर्न जाएगी, सपोज जनवरी 20 को या 22 को या 24 को। अगर इसकी टर्नओवर शाम की 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 20, वरना स्टेट ए में 22 और स्टेट कैटेगरी बी में 24। उस डेट को ही हैज़ टू पे एज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसको आपने जैसे आउटपुट पे कर रहे हो ना वैसे पे करना है, यानी ITC तेरा रिवर्स हो गया। तूने ये 60 + 60 का जो क्रेडिट लिया ना, ये क्रेडिट ले लिया, चलो ठीक है, लेकिन अगर तूने 180 डेज कहां से गिनने हैं? 180 डेज गिनने होते हैं ये फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जब बिल दिया आपको, उसके 180 डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए। 180 डेज कैसे गिनते हैं ये मैंने आपको करके दिखाया। अगर 180 में नहीं पे किया तो आप उसके बाद जो भी रिटर्न पड़ेगी 3B की, उसमें आप ये एज अ आउटपुट टैक्स ये 60 + 60 भर दो, 120, ये इनपुट टैक्स रिवर्स कर दो। जो क्रेडिट लिया वो गलत है, अगर 180 डेज में नहीं दिया तो आपको ये टैक्स 120 पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट यू हैव टू पे ₹120, 60 120 देना है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लगता है वो 18% पर annum के हिसाब से, 1.5% महीने का होता है, 1.5% पर मंथ, यानी कि 18% पर annum के हिसाब से। जितना लेट हो गए उतने महीने का आपको इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कब से होगी? जब तुमने क्रेडिट लिया शाम ने कब क्रेडिट लिया? ये माल खरीदा था, सपोज इसने जुलाई में माल खरीदा, इसका क्रेडिट इसने अवेल किया था, आउटपुट में से काटा था, जुलाई की रिटर्न भरी थी, सपोज इसने 20 अगस्त को, 20 अगस्त में इनपुट क्रेडिट लिया इसने, इसका यूज किया क्रेडिट का 20 अगस्त, और कब भर रहा है अब ये? जनवरी 20 अगस्त से जनवरी 20 तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसने फायदा तो 20 अगस्त को ही उठाया। जुलाई में तो ठीक है उसने सप्लाई किया माल, राम ने, उसने अपनी रिटर्न में दिखा दिया, इसने इसे अवेल किया है अगस्त में। अगर ये जुलाई के अंदर है, जुलाई की रिटर्न, तो वो 10 अगस्त तक की बढ़ेगा ना राम,
10 अगस्त तक बढ़ेगा, इसको 2A में दिखेगा। फिर ये 20 को क्या करेगा, 3B बढ़ेगा, जिसमें ये 60-60 20 21 बढ़ेगा, इसके अकाउंट में दिखेगा। तो उसी के बेस पे ही तो ये क्रेडिट लेगा। तो ये भी 20 अगस्त तक क्रेडिट ले रहा है। तो 20 अगस्त से लेके ये महीना पूरा हुआ, 180 दिन हुए 28 दिसंबर को। तो दिसंबर 28 को तो रिटर्न जानी नहीं, अगली जाएगी 3B कब, अगली 3B जाएगी 20 22 24 अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। तो तू ऐसा कर, 20 अगस्त से लेके 20 जनवरी तक का इंटरेस्ट दे दे 18% पर annum के हिसाब से, 1,20,000 पे तुझे इंटरेस्ट देना होगा। वो मारा गया बेचारा, शाम रो रहा है। शाम आपके पास आता है, कहता भाई साहब कुछ तो बताओ, मेरा तो 1,20,000 का नुकसान हो गया, 2-4 दिन क्या लेट हो गया, 180 दिन का रूल उठा लाए। कहता मैं तो मारा गया, इतना पैसा जेब से लगा। तो आपने उसको कहा घबराता क्यों है, हम है ना। वो कहता अच्छा कैसे, कहता आप उसको को अब तू पे कर दे फिर ले ले क्रेडिट। यस, ये रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट विच हैज बीन रिवर्स्ड, जो रिवर्स हो चुका है, रीअवेल कर दो क्रेडिट बाय पेमेंट। ये जो क्रेडिट है, रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट है ना, जो ऑफ क्रेडिट विदाउट एनी लिमिट, यानी इस पे कोई लिमिट नहीं लगती। ये वाले पैसे आप 2 साल बाद चुकाओ। मान लो आज इस साल पैसे ही नहीं, आप 2021 शुरू में चुका रहे हैं, 21 में क्रेडिट मिल जाएगा। चुकाने तो तुमने पैसे हैं ही है, 10 लाख और प्लस 21, 10 लाख प्लस 60-60 21। आपने नहीं चुकाए तो क्रेडिट रिवर्स हो गया, टैक्स भरना पड़ गया शाम को, एज आ आउटपुट टैक्स जैसे भरते हैं। आउटपुट टैक्स कैसे भरते हैं बताओ, आउटपुट टैक्स कैसे भरते हैं, या तो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा हो वो कम कर दोगे, उसे रिवर्स कर दोगे, डेबिट कर दोगे, नहीं है तो फिर कैश पे करोगे। तो वैसे ही करोगे आप 120, आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा होगा वहां से पे कर दो, या फिर कैश पे करोगे। पे कर दिया, घबराओ नहीं, बेकार नहीं जाएगा। जब आप ये 11,20,000 दोगे जिस साल में, जैसे आप दे रहे हो मान लो फरवरी 2021 में, तो मार्च 21 में जो 20 तारीख को रिटर्न भरोगे उसमें फिर ये क्रेडिट ले लेना, फिर मिल जाएगा, बेकार नहीं। और इस पे कोई रोक नहीं, पीरियड वाला कोई इश्यू नहीं, जब मर्जी क्रेडिट ले लेना, जब भी पेमेंट दोगे तब। क्लियर, समझ आया। तो ये टॉपिक जो है बहुत वास्ट टॉपिक है आईटीसी। इसके बाद जो चैप्टर सिलेबस के अंदर बचते हैं वो उनमें कोई खास उतना मटेरियल नहीं रहता, टैक्स इनवाइस, पेमेंट ऑफ टैक्स या रिटर्न्स के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें अपन साथ साथ कवर करते चलते हैं, काफ़ी चीज़ें। तो लेकिन इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके काफ़ी मटेरियल है। तो पहली बात, 5 मैटर होने चाहिए बिल के ऊपर। बाहर सप्लायर का GSTI नंबर हो, सप्लायर का ऊपर नेम वेम हो, डेट वेट वो तो है ही है। डिस्क्रिप्शन गुड्स कौन सी है, क्योंकि किसी गुड्स पे 12 है, किसी पे 0 है, किसी पे 18 है, किसी पे 28 है। कितना टैक्स है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, इंटरस्टेट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये कहता है कि दोनों रजिस्टर्ड व्यापारी हों, दोनों के बीच में या तो बिल ऑफ एंट्री आए, टैक्स इनवाइस आए, पेमेंट वोचर, इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट, या फिर वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होते हैं ना, डेबिट नोट वगैरह आए कि सप्लायर कहे कि मैंने तेरा अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट। वो तब आता है ज़्यादातर जैसे कोई सामान आपको दिया, बिल काट दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि माल के ऊपर जो अंडर चार्ज हो गया किसी वजह से, पैसे और जोड़ने हैं 20,000, तो वो आपसे बात करता है, आप मान गए भी हाँ गलती लगी, कोई बात नहीं दे दूंगा। तो उसने क्या है, डेबिट नोट काट दिया उस 20,000 रुपये का आपके नाम, डेबिट नोट भेज दिया, उस पर सारी डिटेल यही आएगी, सामान की डिस्क्रिप्शन, टैक्स की रेट, दोनों का GSTI, उस 20,000 रुपये पे और टैक्स लगाएगा और उसी डेबिट नोट के बेस पे आपको भी क्रेडिट मिल जाएगा। वो बिल की तरह ही होता है, उसमें आप पढ़ेंगे इनवाइस वाले चैप्टर में, सारी डिटेल जैसे बिल होता है ना, टैक्स इनवाइस होता है, वही होती है। तो राम एक मैन्युफैक्चरर था, 3B कैसे जाती है मैंने बता दिया, दोनों रजिस्टर्ड व्यापारी होने चाहिए, ओके। और आपकी पोजेशन में क्या हो, बिल, सिर्फ माल आया, इनवाइस आया नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा भैया। वो बिल दिखा, इनवाइस के बेस पे तो क्रेडिट मिलेगा। शाम ने राम से माल खरीदा बिना बिल, पकड़े जाओगे, चोरी है, एक्शन हो जाएगा। और पकड़े जाने पे फिर क्रेडिट भी नहीं मिलता। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि किसी बंदे ने, शाम पकड़ा गया, शाम ये माल 2 नंबर में खरीद रहा था
और आगे 2 नंबर में बेच रहा था, पकड़ा गया। सरकार ने जो टैक्स कलेक्ट करना था कर लिया, फिर शाम कहता अब इनपुट भी एडजस्ट करने दोगे? नहीं। जब तुमने फ्रॉड किया, वैल्यू सप्रेस करने की कोशिश की, विलफुली नेग्लिजेंस की आपने, ऐसे केसेस में एक्शन होता है जब आप पे उन 74, 129, 130 सेक्शंस हैं इसके, फ्रॉड, विलफुल नेग्लिजेंस वगैरह के केसेस में पकड़े जाने पे क्रेडिट नहीं मिलता कि पकड़े जाने पे आपको हो कि चलो क्रेडिट दे दो, ले लो टैक्स, नहीं मिलेगा फिर क्रेडिट पकड़े जाने पे। चलो, तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, माल का आपकी पोजेशन में क्या हो, कोई टैक्स बिल ऑफ एंट्री हो, अगर इंपोर्ट किया IGST पे किया, टैक्स इनवाइस हो, डेबिट नोट हो, कोई RCM के अंडर है तो पेमेंट वोचर हो, कुछ हो आपके पास तो क्रेडिट मिलेगा। उस पर क्या डिटेल होनी चाहिए वो बता चुका हूं, क्या डिटेल होनी चाहिए, क्लियर। फिर एक बात थी इसके अंदर, इनवाइस तो चलो हो गया, आपके पास इनवाइस हो, ठीक है, इनवाइस। फिर आती है बात पेमेंट की। पेमेंट का, पेमेंट बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट। इनवाइस हो आपके पास पोजेशन में और पेमेंट बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट, सप्लायर निकम्मा है, टैक्स नहीं दिया गया तो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, साफ बात है। इसलिए एक विश्वास वाले बंदे से माल खरीदो जो टैक्स लेके सरकार को दे भी दे। एक बार कोई स्टूडेंट था, थोड़ा बहुत GST पढ़ा था, उसने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो एक गली में झोला छाप बोलते ना, वो गली में फिरता था, एक आदमी माल बेचता, उसने आपको माल दिया, कहता बहन जी मैं तो GST लगाऊंगा। वो बहन जी ने थोड़ा बहुत इनकम ये GST पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा नहीं था, कहती हाँ भैया लगा ले लगा ले, ये तो पढ़ा नहीं कि इसके ऊपर टैक्स इनवाइस दे रहा है, उस पर GST है, रजिस्टर्ड है नहीं है। वो बहन जी टैक्स दे देती, ले के पार जाता है, उस बहन जी का टैक्स हजम कर गया वो सरकार को नहीं देगा। अगर वो उसकी दुकान का सामान है, उस लेडी ने लिया है, वो पापड़ बनाती है और पापड़ बनाने के लिए उसने क्या खरीदा है, चावल खरीदा है या कोई मसाले खरीदे, उसका क्रेडिट लेना चाहती है क्योंकि पापड़ बेच के वो टैक्स कलेक्ट करती है, तो इनपुट क्रेडिट ले पाएगी ना, क्योंकि उसने गलत आदमी से माल ले लिया जो टैक्स खा गया, लेके भाग गया, वो रजिस्टर्ड था ही नहीं, झूठी बिल बुक लिए घूम रहा था। तो इसलिए चलते फिरते मुसाफिर से ध्यान से माल लेना, क्रेडिट तो मिलेगा अगर सामने वाला सरकार को देगा। ओके, उसके बाद कहता है रिटर्न्स टू बी फाइल्ड। ऐसा है बिना रिटर्न भरे सरकार को पता कैसे लगेगा? मान लो ये GSTR1 ना भरे, GSTR1 बच जाती है हर महीने के बाद अगली 10 को। अभी तो सरकार इसमें भी रूल बदल रही है कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी टर्नओवर कम है तो उनको क्वार्टरली कर दें ताकि झंझट कम हो जाए। ये कोरोना में ऐसा कुछ भी क्वार्टरली ले लें। चलो फिलहाल अगले महीने की 10 को जाती है, इसमें वो क्या करेगा, आउटपुट चढ़ाएगा कि मैंने इसको दिया तो ही से क्रेडिट मिलेगा ना, इसको दिखेगा, ये लोड ही नहीं करेगा तो इसको क्रेडिट कैसे मिलेगा देखा जाए तो। ठीक, तो रिटर्न्स टू बी फाइल, आपको भी रिटर्न फाइल करनी है, मेरा इनपुट ये है, और ये रिटर्न फाइल करके सरकार को 3B के थ्रू टैक्स भरे, 1 के थ्रू आपको सप्लाई की डिटेल दे, ठीक है, तो ही बात बनेगी। रिटर्न्स जाए और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, मेन तो गुड्स। अगर गुड्स ही नहीं आया, अगर गुड्स नॉट रिसीव तो नो क्रेडिट। इफ गुड्स हैज नॉट बीन रिसीव्ड, आपको सामान ही नहीं आ रहा, रिसीव, नो ITC कैन बी अवेल्ड। खबरदार अगर आपने क्रेडिट लिया, माल आया नहीं, खाली बिल, फिर तो ये 2 नंबर का काम हो गया। बिल लिए दिए जा रहे हैं, माल आ नहीं जा रहा। माल भी आना चाहिए, सामान नहीं आया तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ये बात। तो देखो इसमें गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। गुड्स सर्विस देखना, अगर एडवांस अगेंस्ट गुड्स आया, नो GST is to be charged on advance payment of consideration। ये तो नोटिफिकेशन था, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा कि भाई एडवांस पे नहीं है। वो पढ़ते हैं ना 12 सेक्शन सर्विस का 13 टाइम ऑफ सप्लाई पे पढ़ा था।
12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 13 था। तो वो कह रहा है कि एडवांस गुड्स पे डेफर कर दिया है। वो कहते हैं जी ना, व्यापारी कहता है हम एडवांस दे दें, टैक्स लग जाए, बाद में क्या है सौदा कैंसिल हो जाए, पैसे वापस देने पड़ते हैं, फिर मांगते फिर वो सरकार से टैक्स वापस। तो सरकार ने कह दिया ना एडवांस पे ना दो। लेकिन एडवांस पेमेंट ऑफ सर्विस उस पे तो नहीं है, कंपोजिशन वाले में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कंपोजिशन वाले में भी लगेगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई सर्विस में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सर्विस के अंदर भी नहीं। बिल की डेट थी ना 31/2 के अंदर 30 दिन में, इनवाइस की डेट जो है उसके 30 दिन में अगर बिल कट गया तो बिल की डेट या पेमेंट की डेट व्हिचएवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई निकालते थे। तो यहाँ एडवांस पेमेंट ऑफ सर्विस है। अगर मान लो मैं कहता हूँ राम ने, चलो नाम बदल देता हूँ, एक्स ने वाई को सर्विस देनी है, बुकिंग होगी, बुकिंग ऑफ सर्विस, बुकिंग ऑफ सर्विस, इसने कोई सर्विस देनी है, ठीक है, और इसने इसको एडवांस पेमेंट दे दी, एडवांस पेमेंट कंसीडरेशन एडवांस पेमेंट दे दी। तो भैया एक्स को कहो कि तूने सर्विस दी, कहता नहीं दी जी अभी देनी है सर्विस, कहता पैसे आ गए, कहता हाँ आ गए। तो भैया बिल काट और लेकिन सर्विस दी नहीं, तो भैया एक्स इज लायबल। अगर मान लो ये जुलाई की बात है, जुलाई 2019, तो एक्स इज लायबल टू पे या डिपॉजिट जीएसटी टू गवर्नमेंट। वो जीएसटी भरेगा जो ये एडवांस पेमेंट आ गई, उस पे एक्स जीएसटी भरने के लिए लायबल है, ठीक है। बिल नहीं कटा तो क्या हुआ, या बिल कट गया तो पेमेंट तो आ गई ना, तो व्हिचएवर इज अर्लियर होता है, तो आपको तो सरकार को टैक्स देना है। लेकिन वाई कांट अवेल आईटीसी ऑन एडवांस पेमेंट। जो एडवांस पेमेंट पे आईटीसी नहीं मिलेगा टिल ही रिसीव्ड टैक्स इनवाइस एंड, जब तक उसे इनवाइस ना मिले, एंड अवेलिंग सर्विस, जब तक वो सर्विस नहीं लेगा वाई क्रेडिट नहीं ले सकता। मान लो इसकी दुकान की रिपेयर होनी है, एक्स ने वाई की दुकान की रिपेयर करनी है, ये दुकान की रिपेयर है, दुकान की बिल्डिंग के ऊपर जो सामान लगता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता, वो पड़ेंगे जो बिल्ड। मान लो मैं अपना इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनवाऊं, इसमें सीमेंट लग रहा है, सरिया लग रहा है, वुडन का सामान लग रहा है, कोई क्रेडिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। मैं कह रहा हूँ जी सर मैं इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के अंदर ही तो मैं अपना ऑफिस चलाता हूँ, मैं कोचिंग देता हूँ, मेरा काम टैक्सेबल सर्विस यहीं से देता हूँ, तब भी नहीं, घर तो बहुत दूर की बात है। घर बनवाऊंगा जो सामान लगेगा तो सवाल ही नहीं उठता क्रेडिट। मैं तो कह रहा हूँ इमोल प्रॉपर्टी में आ गया, ये बिल्डिंग बिजनेस की मैं बनवाता हूँ किसी से, तो उसका भी क्रेडिट अलाउड नहीं। क्रेडिट अलाउड होता है सिर्फ किसका, एक तो रॉ मटेरियल जो मैं खरीदता हूँ, जैसे कि पेपर खरीद लूँ, इंक खरीद लूँ, मार्कर खरीद लूँ, डस्टर खरीद लूँ फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, इसका मिल जाएगा मुझे क्रेडिट। या फिर मैं प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मान लो मैं प्रिंटर खरीद लूँ, लैपटॉप खरीद लूँ, डेस्कटॉप पीसी खरीद लूँ फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, कैमरा ले लूँ आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इनका क्रेडिट मिल जाएगा प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस में यूज के लिए है, लेकिन बिल्डिंग का नहीं। पर मैं सर्विस ले रहा हूँ दूसरे सीए से, उसका मिल जाएगा। मैं सर्विस ले रहा हूँ सपोज क्या, रिपेयर की, मैंने इंस्टीट्यूट की रिपेयर करवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई, रिपेयर करवाई, तो सामने वाला जो बंदा है कारपेंटर, वो रजिस्टर्ड बंदा है, बड़ा काम है उसका, वो मुझसे कहता है एडवांस दे दो, मैंने पैसे एडवांस दे दिए, तो जीएसटी उसको भरना है, लेकिन मुझे क्रेडिट तब मिलेगा जब मुझे वो सर्विस मिलेगी। मेरी दुकान की पेंटिंग होगी, मुझे बिल मिलेगा और वो सर्विस मिलेगी, तब मुझे क्रेडिट मिलेगा, तब तक क्रेडिट नहीं। यानी सामान के केस में भी जब तक गुड्स नहीं आया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिल आना चाहिए, गुड्स आना चाहिए, रिटर्नों में सारा डिटेल दिखानी चाहिए आउटवर्ड सप्लायर को, वो दिखानी चाहिए, फिर ही आप अपनी रिटर्न में आईटीसी क्लेम करेंगे। सप्लायर टैक्स पे करे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। इनवाइस होना चाहिए, और इनवाइस पे क्या डिटेल होनी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ कि कौन सी डिस्क्रिप्शन है सामान या सर्विस की, नाम कौन सी गुड्स है, कौन सी सर्विस, आइसक्रीम बेची है या फर्नीचर बेचा है, क्या बेचा है, या सर्विस कौन सी दी है, वैल्यूज की, सर्विस या गुड्स की, टैक्स की रेट क्या है,
टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का जीएसटीएन, अगर रेसिपिएंट क्या है, कंज्यूमर है, तो उसका जीएसटीएन होगा नहीं है, अगर दुकानदार है तो उसका जीएसटीएन होगा। इंटर स्टेट सप्लाई है तो स्टेट सप्लाई की लिखनी होगी, सब चीजें होंगी तो क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कॉम्पो डीलर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, सेक्शन 10(1), 10(2) आपने पढ़े हैं। 10(2) तो रिस्ट्रिक्शन था, 10(1) बताता है कि गुड्स का सप्लायर है कॉम्पो थोड़ा बहुत बेच ले 5% तक, अगर सर्विस भी दे दे तो कोई आफत नहीं आएगी, 10(1) में रहेगा। तो 10(1) में वो मोस्टली गुड्स सप्लाई करता है, वो कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है ना। तो कॉम्पो से मैं माल खरीदूं मुझे क्रेडिट मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता। कॉम्पो डीलर 10(2) में 10(2) सेक्शन पढ़ा था ना, 10(2) में सर्विस में भी कॉम्पो ले सकता है। तो अगर कॉम्पो ली है आपने सर्विस पे 50 लाख तक की आपकी अब सर्विस है, उससे ज़्यादा नहीं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना चाहते हो कर लो। तो कॉम्पो डीलर से मैं कोई गुड्स या सर्विस लूंगा, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो बहुत पहले से पढ़ा है, क्रेडिट कॉम्पो वाले से खरीदने पे नहीं मिलेगा। और अगर मैं कोई सामान दुकान के लिए नहीं खरीद रहा, मैं कोई सामान घर के लिए खरीद रहा हूं, उसका क्रेडिट मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। मैं कोई ऐसी मशीन खरीद रहा हूं जो पेट्रोल पंप पे काम आनी है, सुनना ध्यान से, प्लांट एंड मशीनरी विच इज यूज फॉर द पेट्रोल और डीजल सप्लाई, इनकी सप्लाई के लिए मशीन खरीद रहा हूं, तो किस चीज का क्रेडिट, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा जो मशीन उसके लिए। या मैं एग्जम्प्ट सप्लाई करता हूं, मेरा काम ही क्या है, ब्रेड बेचने का, विच इज एग्जम्प्टेड मान लो, मेरा काम एग का है, मेरा काम दूध का है, पैकेट वाला नहीं, सिंपल दूध का है, तो जो मैं मशीनें खरीद रहा हूं क्योंकि मैं टोटली एग्जम्प्ट सप्लाई करता हूं, मुझे उन असेट्स के ऊपर या रॉ मटेरियल पे किसी किस्म का क्रेडिट नहीं मिलना। यहां पे एक चीज और याद रखने की है, एडवांस पेमेंट की होगी थी बात, कि भाई 0% या एग्जम्प्टेड पे क्रेडिट नहीं, एक और होती है जिसे बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई जिसमें आता है गुड्स या सर्विस सप्लाई टू SEZ या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। ये एक्सपोर्ट या SEZ को देने के लिए इनके लिए जो आपने इनपुट टैक्स ऑन इनपुट पे किया, टैक्स ऑन इनपुट, उसका क्रेडिट ITC कैन बी क्लेम्ड, इनका ITC क्लेम किया जा सकता है। याद रखना ये 0% या एग्जम्प्टेड में नहीं आती, ये जीरो रेटेड में जो SEZ को माल देते हो जस्ट लाइक एक्सपोर्ट ही मानते हैं, या एक्सपोर्ट करते हो तो आपने ऐसा रॉ मटेरियल खरीदा जो तैयार करके आगे SEZ को दे रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो जो रॉ मटेरियल या मशीनें खरीदी हैं उस पर भरे हुए टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन 0% जो सरकार ने माफ कर रखी है या एग्जम्प्ट कर रखी हैं वो चीजें हैं तो नहीं मिलेगा, एग्जम्प्ट वाली सप्लाई पे नहीं। आप सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल और लैंड एंड बिल्डिंग तैयार करके बेचते हो, एग्जम्प्ट सप्लाई है, नेगेटिव लिस्ट में थी, नेगेटिव लिस्ट की बाकी चीजों को एग्जम्प्ट सप्लाई में इस एंगल से नहीं रखा। पर अगर मैं मान लो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, सरिया खरीद रहा हूँ, ईंटें खरीद रहा हूँ, मैं तो GST भर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे क्या बनाता हूँ, एक लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड पे बिल्डिंग तैयार करके बेचता हूँ, तो वो तैयार करके बेचता हूँ तो वो क्या होगी, कंप्लीशन के बाद बेच रहा हूँ तो वो तो GST के प्रीव्यू से बाहर होगी, तो वो एग्जम्प्ट सप्लाई में गिन लेना। और मैं अगर यही काम करता हूँ तो मुझे कोई क्रेडिट मिलना नहीं, एग्जम्प्ट सप्लाई है, 0% वाली है, कॉम्पो डीलर हूँ तो एग्जम्प्ट सप्लाई है। मैं आउटवर्ड सप्लायर हूँ ऐसी चीज का जिसपे RCM में रेसिपिएंट टैक्स देगा, मैं दूंगा ही नहीं, मैं आउटपुट टैक्स कलेक्ट करके दूंगा ही नहीं, टैक्स कौन भरेगा, अपने आप रेसिपिएंट। तो मेरे लिए वो कौन सी सप्लाई है, एग्जम्प्ट, मेरा कोई इशू ही नहीं है उसमें, मेरे लिए एग्जम्प्ट सप्लाई है क्योंकि मैं टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो मुझे क्रेडिट किस चीज का मिलेगा, मैं सप्लाई ऐसी करता हूं जिसपे रेसिपिएंट देता है। क्लियर? चलो, जैसे मैं ये केस कह रहा हूं, मान लो एक एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट क्या है, अमित शर्मा, एक एडवोकेट साहब है अमित शर्मा। आपको पता है एडवोकेट साहब पे RCM का रूल है, 9(3) पढ़ा ना आपने, ओके। मैं कह रहा हूं एडवोकेट साहब विप्रो लिमिटेड को सर्विस दे रहे हैं, विप्रो लिमिटेड को, तो विप्रो लिमिटेड तो एक बिजनेस एंटिटी है जिसकी पिछले साल टर्नओवर क्या है, वही
20 सॉफ्टवेयर कंपनी है तो 20 लाख से ज़्यादा आराम से करोड़ों में है, 20-20 लाख तो एक सीए को सैलरी देते हैं ये। तो मैं कह रहा हूँ विप्रो लिमिटेड है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो एडवोकेट अमित शर्मा ने कोई बिजनेस का केस लड़ा है विप्रो लिमिटेड, अंडरस्टूड है, ये कोई इंडिविजुअल तो है नहीं जो पर्सनल केस लड़ेगा, ये किसका केस है, कंपनी का। तो इसमें आरसीएम लगेगा, विप्रो लिमिटेड लायबल है टैक्स देने के लिए अंडर आरसीएम। अंडर आरसीएम विप्रो लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी। तो एडवोकेट साहब के लिए ये सप्लाई क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि इस पे टैक्स विप्रो ने देना है। अब देखना, इसने कोई सामान खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, या आपने कोई कैपिटल असेट खरीदी, इसने मान लो कोई पेपर खरीदा, वो जिसपे ये लिखता है, वो सारी अपनी फाइल तैयार करता है, कोई पेन खरीदा, ऐसा सामान कंज्यूमेबल जिसमें इसने टैक्स भरा, या इसने क्या है लैपटॉप पर प्रिंटर परचेज किया, उस पे भी टैक्स भरा। तो इन पे जो जीएसटी पेड है, इस पे भी जीएसटी पेड है, नो क्रेडिट अलाउड। इन दोनों का नो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। एडवोकेट साहब को तुम कौन सा क्रेडिट लोगे, तुम आगे से आउटपुट टैक्स वसूलते हो आउटपुट टैक्स। एडवोकेट साहब को कहते ना, कहता फिर जब तुम आउटपुट टैक्स वसूलते नहीं, क्योंकि तुम्हारी सर्विस ही ऐसी है, तुम जिसको सर्विस दोगे वो बिजनेस एंटिटी टैक्स देगा, तुम तो कभी टैक्स वसूलोगी नहीं आउटपुट टैक्स। कहता हाँ हमारे पे, तो कहता किस में जोर है जो हमसे टैक्स ले ले। कहता बस भाई साहब, जिसने आपको पेपर बेचा, पेन बेचा और सामान बेचा कंज्यूमेबल, उसने तो आपसे टैक्स ले लिया ना, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। और ना ही क्या कोई आपने लैपटॉप कैपिटल असेट्स खरीदी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू विप्रो, उस पर आप टैक्स वसूल नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो आउटपुट सप्लाई है उसमें आप कभी लाइबल ही नहीं। टैक्स कौन देता है, रेसिपिएंट विप्रो। हाँ, विप्रो वाले जो वकील साहब को फीस दे रहे हैं आरसीएम में, आगे आपके आउटपुट में से एडजस्ट कर लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने आरसीएम में जो रेसिपिएंट एज अ रेसिपिएंट टैक्स भरा, वो आउटपुट सर्विस देंगे आगे, तो गुड्स देंगे तो उस पे से एडजस्ट कर लेंगे। एडवोकेट साहब नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा ही सामान ऐसा देते हैं जो आरसीएम में कवर होता है। तो मैंने कुछ चीजें बताई किस तरह से ये चैप्टर में आपको आईटीसी को कवर करना है। एक ये और बात बताता है, क्या अगर सामान लोट में आता है, मान लो आपने माल खरीदा 1 अगस्त 2019 को, आपने कहीं से 5000 यूनिट माल परचेज कर दिया, 5000 यूनिट्स ऑफ चेयर परचेज्ड। आपने 5000 चेयर खरीदी एंड होल पेमेंट ऑफ ₹6 लाख आपने पे कर दी। और इस पे आपने क्या पे कर दिया, सपोज इस पे आपने CGST फिर SGST भी पे कर दिया, पेड। मान लो इसके ऊपर 30,000 का टैक्स है, ठीक है, आपने टैक्स पे कर दिया, 6,60,000 रुपये आपने दे दिए। लेकिन आपके पास माल कब आएगा, 1 सितंबर 19 को आपके पास आएंगी 2000 चेयर, फिर 1 अक्टूबर 19 को आपके पास आएंगी मान लो 1800 चेयर, फिर 1 दिसंबर 19 में आपके पास आएंगी 1200 चेयर। आपको ये चेयर इस तरह आनी है, ये चेयर आनी है आपको, ये चेयर आनी है 2000, 1800 और 1200, 5000 चेयर आनी है आपको इस तरह से। तो कहता है आपको क्रेडिट कब तक नहीं मिलेगा, चाहे आपने टैक्स दे दिया और ये जो चेयर पे जितना टैक्स दिया उसका क्रेडिट आप लास्ट, यू कांट अवेल या यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट डिलीवर्ड, जब तक लास्ट डिलीवरी आपको ना आ जाए, यू कांट अवेल आईटीसी। 1 दिसंबर 2019 को सारा पूरा हो गया माल जो आया है, तब आपको क्रेडिट, जब तक गुड्स नहीं आएगा क्रेडिट कैसे दे दें। कहते भाई साहब प्रोपोर्शनेट दे दो, हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा, रहने दो। सरकार कहती है कि तेरे को क्रेडिट कब तक नहीं देंगे, हम नहीं देंगे क्रेडिट तेरे को। कब तक क्रेडिट नहीं देंगे, जब तक तेरे को सारा माल ना आ जाए। क्लियर, इंस्टॉलमेंट में माल आता है, लोट में आता है। तो ये फर्स्ट प्रोविजो है सेक्शन 16(2) का, सेक्शन 16(2) आएगा, उसका फर्स्ट प्रोविजो है, प्रोविजो, ठीक है।
तो ये उसकी बात करता है। ये जो 180 दिन वाली कहानी बता रहा हूं ना, ये सारी कहानी जो है ये सेकंड प्रोविजो की है। ये जो 180 दिन में पेमेंट ना की तो इनपुट क्या हो जाएगा, इफ नॉट पेड, ये सेकंड प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2). और ये जो बाद में आपको मिल जाएगा क्रेडिट, अगर आपने बाद में पेमेंट दे दी तब मिल जाएगा, तो वो थर्ड प्रोविजो है, थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2), वो उसका थर्ड प्रोविजो है। चलो, तो आपको पता लग गया सेक्शन 62 का फर्स्ट प्रोविजो यही कहता है कि लोट में माल आता है इंस्टॉलमेंट में, टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड यू कांट अवेल क्रेडिट। पूरा क्रेडिट आप दिसंबर के हिसाब से लेना, फिर बस दिसंबर की रिटर्न जब जाएगी आपकी, कब जाएगी, 3B तो आपकी 20 जनवरी को जाएगी। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर हैं तो, 5 करोड़ से कम है तो 22 या 24 स्टेट के अकॉर्डिंग जाएगी, उसमें एडजस्ट करना। पूरी 5000 शेयर का 60,000, प्रोपोर्शनेट का इशू नहीं है। क्लियर। तो 16 सेक्शन सब सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड 180 दिन में पेमेंट दे दो तो अलाउड, वरना वो रिवर्स करना पड़ेगा। 16(3) कहता है बाद में ले लेना क्रेडिट, उस पर टाइम पीरियड नहीं है, जब पे करोगे तब ले लेना क्रेडिट। तो सेक्शन 16(2) का थर्ड प्रोविजो ये कहता था। ओके, 16(3) सेक्शन, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कहता है इफ डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स is charged on cost of capital assets plus GST paid, तो no GST credit allowed in this case। इस केस में कोई GST क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। 16(3) कहता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 13। भैया मैंने मशीन खरीदी, सपोज, ये हटा रहा हूं, फर्स्ट प्रोविजो बता दिया, लोट में माल आता है तो जब तक सारा नहीं आता आप क्रेडिट नहीं लेते। देखना, मैंने प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस यूज के लिए कैपिटल गुड्स खरीदी फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस, फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट जो है वो है 1 लाख, जिस पे मैंने CGST SGST पे किया टोटल 12,000 रुपये। तो मुझे 12 का तो क्रेडिट मिल जाएगा ना, तो इसे पार्ट ऑफ कॉस्ट थोड़ी बनाऊंगा, पर मैंने तो 1/12 लेके डेप्रीसिएशन अंडर इनकम टैक्स, सेक्शन कौन सा इनकम टैक्स में, डेप्रीसिएशन का सेक्शन 32, याद होगा आपको सेक्शन 32। तो आपने डेप्रीसिएशन अंडर इनकम टैक्स चार्ज ऑन 112 1/12 पे लगा लिया, डबल बेनिफिट नहीं कि तू डेप्रीसिएशन भी फालतू लगा ले और क्रेडिट भी ले ले 12, तो नो ITC ऑफ ₹12,000 अलाउड। गया आपका बेकार गया 12,000, डेप्रीसिएशन ज़्यादा लगा लोगे, फायदा, बात तो वही है, डेप्रीसिएशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा कल को प्रॉफिट एंड लॉस में। वैसे गलत किया आपने, नहीं करो। हाँ, अगर डेप्रीसिएशन आप चार्ज करते, चार्ज ऑन 1 लाख, फिर सही होता, फिर आपको क्या ITC ऑफ ₹12,000 इज अलाउड, फिर अलाउड होता है। यानी कि कभी भी डेप्रीसिएशन को असेट में जोड़ के, सॉरी डेप्रीसिएशन कह रहा हूँ, GST को, इनपुट GST को असेट में जोड़ के डेप्रीसिएट ना करो, वरना क्या है, जो GST आपने जोड़ा है कॉस्ट में, उसका क्रेडिट बेकार हो जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, 16(3) कहता है। क्लियर। तो सेक्शन 16(2) आपने पढ़ा, 16 सब सेक्शन 2 बताता है कि भाई क्या सारा 16(2) में इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस बिल हो, बिल के अंदर क्या बताया था, बिल ऑफ एंट्री हो, कोई पेमेंट वोचर हो, कोई डेबिट नोट हो, कोई टैक्स इनवॉइस हो, उस पर क्या डिटेल हो वो भी बता दिया। ठीक है, बिल होना चाहिए, गुड्स आपके पास आना चाहिए, खाली बिल भी लाया सामान आया ही नहीं तो क्रेडिट नहीं, यहाँ थोड़ा आया तो क्रेडिट नहीं। इंस्टॉलमेंट में प्रोविजो 1 कह रहा था, इंस्टॉलमेंट में कुछ तो आ गया तो क्रेडिट नहीं कहता, जब तक सारा आएगा उस बिल के अगेंस्ट तब क्रेडिट देंगे, तो माल नहीं आया तो कोई क्रेडिट नहीं। और GST सप्लायर गवर्नमेंट को पे करे, अगर पेमेंट सप्लायर ने गवर्नमेंट को नहीं दी तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये सेक्शन 16(2) कहता है। सेक्शन 16(2) कहता है इनवॉइस होना चाहिए आपकी पोजीशन में, पेमेंट दी हो सप्लायर ने गवर्नमेंट को, रिटर्नें भरी हो दोनों ने, और गुड्स आना जरूरी है, सर्विस अवेल होनी जरूरी है, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा।
क्लियर। इसमें एक और प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन ये 16(4) इसमें क्या है, सेक्शन एक और है। चलो 16(2), 16(3) डेप्रिसिएशन का, सेक्शन 16(4) ये क्या कहता है, आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, ये कहता है आईटीसी कैन बी अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। सीधी बात, सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया 1 जुलाई 19 को, तो आप 30 जून 20 के बीच में आप क्रेडिट ले सकते हो, इसके बाद नहीं। एक तो कंडीशन ये है कि टाइम लिमिट है, आपको जो क्रेडिट लेना है वो लेना है इनवॉइस की डेट से कितने दिन में, 1 साल बहुत होता है, 1 साल के अंदर। जुलाई में अगर यहाँ इनवॉइस की डेट जो है, इनवॉइस की डेट जुलाई 19 है, तो क्रेडिट 30 जून 20 तक ले सकते हो, इसके बाद नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, इनवॉइस की मैक्सिमम डेट है, लास्ट डेट अंडर एनी कंडीशन, इसके बाद मानना नहीं चलेगा, अंडर एनी कंडीशन इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग या क्लेमिंग आईटीसी वो है सितंबर की रिटर्न, अप टू रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑफ करंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब देखना, सितंबर की 3B कब जाएगी, 20 अक्टूबर को जाएगी, जैसे 19-20 है तो 2020 को जाएगी, 20 अक्टूबर 20 तक जाएगी। मान लो अगला साल है, अगले साल सितंबर की रिटर्न कब तक जाएगी, अगला साल, अभी तो 19-20 चल रहा है, तो अगला साल आएगा सितंबर 20, उसकी रिटर्न जाएगी 20 अक्टूबर 20। या एनुअल रिटर्न है GSTR9, एनुअल सारा फाइनल हिसाब किताब होता है GSTR9 पे, ये बात हमने पहले भी की थी। GSTR9 आपकी साल की एनुअल रिटर्न है, रिकंसाइल होता है सब कुछ कि साल भर में कितना आउटपुट कितना इनपुट कुछ रह गया तो आप इसमें दिखा दो, सारे साल का हिसाब होता है इसमें। तो ये जाती है 31 दिसंबर को, लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है इसकी। जैसे 1920 की रिटर्न भरोगे, एनुअल रिटर्न 1920 की एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद एनुअल रिटर्न नहीं जा सकती। आप जल्दी भरना चाहो भरो, जल्दी मत भरना, फिर तो क्या हो जाएगी 20 अक्टूबर लास्ट। लेकिन आपको बड़ी जल्दी थी, एनुअल रिटर्न आपने 31 जुलाई को ही फाइल करने का सोचा, तो फिर 20 अक्टूबर सितंबर वाली 3B जाएगी कब, 20 अक्टूबर को वो डेट, या फिर आपने एनुअल रिटर्न भरी मान लो 31 जुलाई को वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद एनुअल रिटर्न के बाद आपकी आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। भूला भटका कोई बिल रह गया है, सप्लायर ने अपडेट नहीं किया था, क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अब मिल गया, ले लो, क्लियर, क्रेडिट ले लो, कोई चक्कर नहीं है, क्लियर। तो आप हद है वैसे तो 1 साल, ये देख लो जो बिल आया उसके 1 साल में ले लेना होता है, उसके बाद नहीं। वैसे लास्ट डेट अगर डेट वाइज सोचें तो नेक्स्ट ईयर में चलो 1920 के जो भी जीएसटी का क्रेडिट लेना है ले सकते हो आप। कैसे, सितंबर नेक्स्ट ईयर की जो सितंबर आएगी उसकी 3B जाएगी 20 अक्टूबर को नॉर्मली वो डेट, या आपकी 1920 की जो रिटर्न जाएगी 31 दिसंबर 20 में, 9 महीने होते हैं, विच एवर इज अर्लियर फाइल्ड, जो पहले आया। मान लो ये एनुअल रिटर्न आप ना भरो जल्दी तो बस 20 अक्टूबर तक क्रेडिट ले सकते हो। कम है क्या, साल बीते भी 6 से ज़्यादा महीने हो गए, अभी तक कभी हिसाब किताब नहीं हुआ, सही क्रेडिट नहीं ले सकते जो आप, तो बहुत टाइम होता है। उससे पहले बड़े महीने हो रहे हैं, 3B और बहुत जा रही हैं आपकी, उससे पहले अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की, कहीं एडजस्ट कर लो, क्रेडिट मिल जाएगा। इसमें रिवाइज नहीं होती रिटर्न, इनकम टैक्स की तरह रिवाइज नहीं होती। मान लो आउटवर्ड सप्लायर ने, जो सप्लायर था, कोई बिल नहीं चढ़ाया, आपने उसे कहा यार 2A में दिखा नहीं रहा, तूने 1 जो भरी तो मेरा क्रेडिट, वो कहता चलो देखूंगा, टाइम निकल गया 2 महीने 4 महीने, कभी तो वो आउटवर्ड सप्लायर को कन्विंस करके बिल चढ़वा लो ना,
वो जैसे ही लोड कर देगा उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, पे कर देगा, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उससे अगली रिटर्न में आप एडजस्ट कर लेना। ये चीज़ है। मान लो साल ही बीत गया आपकी रिक्वेस्ट करते करते, ऐसे जब भी वो अपना अपलोड करेगा, मैक्सिमम डेट है 19-20 का बिल है तो उसका 20 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर तक एडजस्ट हो सकता है, उसके बाद क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता। पर इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है थर्ड प्रोविजन 16(2) का। थर्ड प्रोविजन कहता है वो 180 दिन के अंदर पे नहीं किया आपने उधार पेमेंट, तो इनपुट सारा रिवर्स हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा। फिर जब भी आप दोबारा पे करोगे उस पैसे को देना तो है ही, दिया ही नहीं अब तक, जब भी दोगे उस साल क्रेडिट ले लेना, चाहे वो डेट इस डेट के बाद हो। मैं तो 2021 में ले गया था आपको 19-20 के पेमेंट जो है 21 में भी मिल जाएगा क्रेडिट, उसे 180 वाले के बाद पेमेंट वाला कंसेप्ट जो है उसे इस 20 अक्टूबर तक रोका नहीं जा सकता। 19-20 की पेमेंट नहीं की, 6 महीने में इनपुट रिवर्स हो गया, टैक्स पे हो गया, अब वो जाके फरवरी 21 में पे कर दे तो कोई बात नहीं, फरवरी 21 का हिसाब होगा 20 मार्च 21 में, तब कर लेना एडजस्ट, क्रेडिट ITC अवेल हो जाएगा, उसमें आपको रोका नहीं जाएगा। री अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट 180 के बाद वाले में रोका नहीं जाएगा। तो इस तरह से 16(1) एलिजिबिलिटी की बात करेगा, सेक्शन 16(1) बात करेगा एलिजिबिलिटी ऑफ ITC। वो कहेगा रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, कॉम्पो से माल खरीदा ना हो, आप खुद कॉम्पो डीलर ना हो, टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल होंगे ना। इनपुट पे इनपुट इंक्लूड, सेक्शन 2 क्लोज 62 कहता है इनपुट इंक्लूड कैपिटल गुड्स ऑल्सो, तो आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो एलिजिबल होंगे, कॉम्पो डीलर ना हो क्योंकि कॉम्पो वाला ITC क्लेम खुद नहीं कर सकता, और कॉम्पो अगर सप्लायर है तो कॉम्पो से खरीदने वाला बार भी इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता। आप एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई ना करते हो, अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स सारी ही एग्जम्प्ट सर्विस देते हैं तो उस केस में, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एग्जम्प्ट सप्लाई देता है, डॉक्टर पे टैक्स नहीं। अब डॉक्टर मान लो कोई मशीन खरीदे जिस पे GST है, तो क्या डॉक्टर उसका क्रेडिट ले पाएगा? डॉक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं करवाएगा, जरूरत ही नहीं है उसे, क्योंकि डॉक्टर की सर्विस माफ है, तो नहीं ले सकते। इफ यू आर प्रोवाइडिंग एग्जम्प्ट गुड्स और एग्जम्प्ट सर्विसेज देन यू कांट अवेल इनपुट क्रेडिट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस टेकन, तो नहीं ले सकते डॉक्टर, आप क्रेडिट नहीं ले सकते। एक पंडित जी है, हवन हुवन करते हैं, पंडित जी श्राद्ध चल रहे हैं तो हवन हुवन करते हैं, तो पंडित जी पे GST नहीं है, तो पंडित जी हवन सामग्री खरीद रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, उस पे जो टैक्स भरा है वो क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्जम्प्ट गुड्स का या एग्जम्प्ट सर्विस के सप्लायर हैं। क्लियर? तो एलिजिबल है जो रजिस्टर्ड पर्सन हो, जो कॉम्पो डीलर ना हो, टैक्सेबल सप्लाई करता हो। अगर आप दोनों सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल वाली भी एग्जम्प्ट वाली भी, तो फिर प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा इनपुट का। 16(1) में इसकी बात करेंगे। 16(2) के अंदर वो बात कर रहा है कि इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, पेमेंट सरकार को सप्लायर ने कर दी हो तो आपको क्रेडिट, या आपकी हेडेक है अगर वो पेमेंट ना दे तो हम, सरकार कहती है रिटर्ने भरो, उससे ही हमें पता लगेगा किसका इनपुट किसका आउटपुट आया। गुड्स आपके पास आना चाहिए, गुड्स किश्तों में है तो भी आपको क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक सारा माल ना आ जाए, तो गुड्स आपको रिसीव होना चाहिए हर हाल में, सर्विस आपको अवेल करनी है। सिर्फ पेमेंट दे दी आपने और सर्विस ले ही नहीं रहे कोई, तो उसको तो टैक्स भरना है सर्विस के केस में, सप्लायर ऑफ सर्विस को, क्योंकि उसमें तो 30 डेज ऑफ द इनवॉइस गुड सप्लाई उसका 30 डेज में वो तो हुआ नहीं, पैसे आगे विच इधर दियर, पैसे पे टैक्स देना है एडवांस पे। गुड्स में तो नोटिफिकेशन था, डेफर्ड कर दिया था, तो सर्विस अवेल नहीं हुई, अगर बिल कट गया चाहे पेमेंट होगी तब भी आप रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता। 16(2) ये कहता है। 16(3) डेप्रीसिएशन की बात करता है, मैंने बताया पार्ट ऑफ कॉस्ट बना लिया डेप्रीसिएशन तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 16(4) कहता है क्रेडिट कब तक ले सकते हो, टाइम लिमिट, वो कहता है जी इनवॉइस के साल में ले लो, वैसे लास्ट डेट 20 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर की, सितंबर की जो 3B जाएगी आपकी रेसिपिएंट की, वो जाएगी जनरली 20 अक्टूबर या 22-24 को जाएगी, वो डिपेंड करता है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो स्टेट है 22 और स्टेट B 24। और कह रहा है एनुअल रिटर्न भरी जाती है 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर में,
विच एवर इज अर्लियर, रिटर्न पहले भर दी तो रिटर्न एनुअल रिटर्न से पहले जीएसटी R9 पे जाती है, तो आपको क्रेडिट ले लेना है, इसके बाद नहीं। पर 180 दिन के बाद पेमेंट की, वो पेमेंट पे ये डेट भी रोक नहीं लगा सकती, जब बाद में पे करोगे तब क्रेडिट मिल जाएगा। तो ओके, तो ये बात कर रहा है कि आप 16(2) की कंडीशंस की बात की अपन ने, 16(3) की बात की डेप्रीसिएशन वाली, 16(4) की बात की मैक्सिमम टाइम लिमिट, 16(2) का फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो। 16(2) का फर्स्ट प्रोविजो बताता है इंस्टॉलमेंट में लोट में माल आता है तो जब तक सारा माल नहीं आएगा क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्रोविजो 1 कहता है। प्रोविजो 2 180 डेज का रूल बताता है, पेमेंट ना दी उधार की तो क्रेडिट इनपुट रिवर्स हो जाएगा, जैसे ही 180 दिन खत्म हुए उससे अगली रिटर्न में आउटपुट टैक्स की तरह टैक्स पे कर दो, या तो कोई इनपुट पड़ा है वो कैंसिल करके या फिर कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करके। और थर्ड प्रोविजो बताता है कि जब पेमेंट करोगे 180 दिन के बाद फिर रीअवेल कर लेना, क्रेडिट मिल जाएगा, उसे फिर काट लेना आउटपुट में से फ्यूचर में, और उसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो चलो नोट्स के अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की। इनपुट का आपको आइडिया तो हो ही गया मेरा किससे मतलब है इनपुट से, और क्रेडिट किस तरह से मिलेगा। तो ये चैप्टर जो है काफी वास्ट चैप्टर है, ये सारी डिस्कशन करनी है। सेक्शन 17 ब्लॉक क्रेडिट की बात करेगा। ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक, जैसे एग्जाम सप्लाई देते हो आप तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर एग्जाम टैक्सेबल दोनों देते हो तो रेशो में मिलेगा। 18 बात करेगा नए डीलर हो, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं। कॉम्पो से आप कन्वर्ट हो गए रेगुलर डीलर में, उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं, वो सेक्शन 18 बात करेगा। तो 16 जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है। सेक्शन 17 बात करेगा ब्लॉक क्रेडिट, रूल 42-43 को भी यूज़ करेगा। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एग्जाम्ड सर्विस एज वेल एज टैक्सेबल सर्विसेज तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इनपुट कैपिटल गुड्स पे भी, रूल 42-43 के साथ। तो चलो आप यहाँ देखो, इसमें फर्स्ट टॉपिक ही बेसिक, हाँ वैट में क्रेडिट मिलता था ठीक है यहाँ पर, वहाँ पे क्या है कभी वो आपस में टैक्स एडजस्ट नहीं होते थे तो कास्केडिंग इफेक्ट बनता था। यहाँ कोई किसी स्टेट से मर्जी खरीदे क्रेडिट मिलेगा, वहाँ चक्कर पड़ते थे कि दूसरी स्टेट से खरीदा तो CST भरते थे, सेंट्रल सेल टैक्स, तो वो परचेज करने वाली स्टेट कहती है हम क्यों क्रेडिट दें। गुजरात से राजस्थान में माल खरीदा तो राजस्थान सरकार कहती हमसे क्यों काटेगा, तो टैक्स तो गुजरात सरकार को दे के आए। लेकिन जब ये GST आई ये कहानी खत्म होगी। पहले ये भी पंगा था, वैट एक्साइज आपस में एडजस्ट नहीं होते थे, वैट और सर्विस टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होते थे, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सेंट्रल एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वैट स्टेट का था, तो ये पंगा था। जब GST आया तो उन्होंने SGST, CGST और IGST के फंडा चला दिया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहानी बदल गई। अब कास्केडिंग इफेक्ट कम बनता है, फ्री माइंड आप स्टेट से खरीदो, दूसरी से खरीदो, स्टेट में बेचो, स्टेट के बाहर बेचो। हाँ वो ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, 1 रुपये की करते ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपलसरी। कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, सर्विस करते हैं तो ले सकते हैं, तो वो अलग इशू है, वैसे रोक नहीं है। और याद रखना ITC क्लेम कैसे करना है, ITC कैन बी क्लेम्ड अंडर रूल 49। वही कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल IGST इज टू बी एग्जॉस्टेड। भाई मान लो मेरे पास IGST पड़ा है इनपुट 10,000 का, क्रेडिट लेजर में CGST पड़ा है 3,000 और इनपुट पड़ा है SGST इनपुट पड़ा है IGST 10,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST ये पड़ा है। अगर मान लो मैं कहता हूँ आउटपुट जो है CGST कलेक्टेड, आप CGST आपका 7,000 है, तो आप इसमें से पहले IGST इनपुट वाला एडजस्ट कर लो। पहले CGST नहीं करना, IGST कर लो, 7 एडजस्ट कर लिया, ख़त्म काम। पहले इसको ख़त्म करना है IGST को। ऐसी अगर आपका आउटपुट SGST है
आउटपुट SGST है, मान लो 8000, तो सबसे पहले इसमें से क्या एडजस्ट करना है, इनपुट IGST यूज़ करो। कितना, आपका 10 में से 7 यूज़ हो गया, 3 रह गया, 3 ये यूज़ कर लो, ठीक है 5। अब आप इसमें से एडजस्ट कर लो क्या, इनपुट SGST कितना पड़ा है, 2000। आपको बाकी का 3000 टैक्स पेबल है, आपको SGST पेबल कितना देना पड़ेगा सरकार को, आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा थ्रू कैश लेजर, कैश लेजर के थ्रू देना पड़ेगा। यानी पहले कहते हैं IGST खत्म कर लो, फिर इन दोनों को यूज़ करना है। ऐसी आपके पास इनपुट IGST पड़ा है तो आपको आउटपुट IGST पे करना है। आउटपुट ये पड़ा है 40,000, तो पहले आप आउटपुट IGST 70 पे करना है, तो पहले क्या यूज़ कर लो, इनपुट IGST को उड़ा दो, इनपुट IGST 40 उड़ा दो, कितना बन गया, बच गया 30। अब इसमें से क्या उड़ा दो, अगर कोई इनपुट CGST है, वो मान लो इनपुट में पड़ा है क्रेडिट लेजर में CGST 25,000, वो यूज़ कर लो। फिर मैं कहता हूँ इनपुट लेजर में पड़ा है SGST, मान लो 12,000, तो आप पहले 25 CGST उड़ा दो, कितना बचा 5। अब आप इसमें से एडजस्ट कर दो इनपुट SGST 5। अब आपके अकाउंट में ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, ये 5 ख़त्म हो गया, तो ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ SGST कितना बच गया है, 7। ऐसे ये तो मैं बहुत, जब चैप्टर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ये जो GST, तब से ही बता चुका हूँ रूल 49 किस तरह पेमेंट ऑफ टैक्स में आएगा, वैसे ही रूल 49 पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल IGST को एग्जॉस्ट करना है, वो खत्म करना है, तो चाहे वो CGST की पेमेंट हो चाहे SGST की, पहले IGST यूज करो, देन आफ्टर आप CGST SGST। और एक चीज याद रखनी है कि CGST कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ SGST, और SGST कांट बी एडजस्टेड आउट ऑफ CGST। बस CGST SGST में से, SGST CGST में से एडजस्ट नहीं हो सकता, हाँ IGST दोनों में से हो सकता है। तो ये पेमेंट ऑफ टैक्स में फिर से बता दूंगा विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, यहाँ पे एक आधी जगह रेफरेंस यूज है इसका कि टैक्स एडजस्ट कैसे करना है, क्या उसका फ्लो होगा, सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस आपको पता लग गया, ठीक है। तो आपको पता है किस तरह से एडजस्ट होता है। GST में वो इशू खत्म हो गया, लोकल बाहर बेचा कोई दिक्कत नहीं, फ्री फ्लो है, स्टेट में खरीदो बाहर से खरीदो, एडजस्ट करते रहो। IGST दोनों में से एडजस्ट हो जा सकता है, या ये दोनों भी IGST में से एडजस्ट हो सकते हैं। क्लियर, प्रूव करना है भी हाँ आप एलिजिबल हो, ओके। और क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस स्टैंड कर रहा होता है, आप जब माल खरीदते हो सप्लायर बिल देता है, सप्लायर टैक्स बढ़ेगा 3B में, तो फिर वो क्या है आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो आपका GSTIN नंबर दिखा के भरेगा तो आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, उस अलग अलग हेड वाइज IGST जो इनपुट क्रेडिट लेजर है आपका, उसमें आ जाएगा CGST SGST। कल को आप आउटपुट टैक्स की पेमेंट में उनको यूज कर सकते हो, तो वो चीज कह रहा है। फर्स्ट IGST एडजस्ट होगा, सेक्शन 14 रूल 49 में सेक्शन 49(4) भी कहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करता है, मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स बता चुका हूं, जो भी CGST SGST IGST आपने पे किया रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम या फिनिश गुड्स पे, जो किस लिए है, हेल्ड फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और फर्दर प्रोवाइडिंग ऑफ फिनिश गुड्स। बट वो गुड्स जो फर्दर प्रोवाइडिंग वो कौन सी होनी चाहिए, टैक्सेबल। अगर एग्जाम्प्ट है तो ये क्रेडिट नहीं मिलता। और इनपुट इंक्लूड इन कैपिटल गुड्स ऑल्सो, जो आपने खरीदी किस लिए खरीदी, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कैपिटल असेट्स खरीदी, टैक्स दिया GST, तो उस पर मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, ठीक है ना। डॉक्टर दवाइयाँ खरीद रहा है, दवाइयों पर GST है। अब जो डॉक्टर आगे पेशेंट को दे रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो पार्ट ऑफ सर्विस हो गया, दवाइयाँ अपने पेशेंट को दे रहा है तो पार्ट ऑफ सर्विस होगी। डॉक्टर साहब पे GST नहीं है, तो
तो जो दवाइयों पे डॉक्टर ने जीएसटी भरा वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ही बना है, वो एडजस्ट नहीं हो सकता कहीं से, ये बात की। ऐसी वो एक्सरे मशीन बेचने वालों के लिए तो मशीन ही है ना, वो डॉक्टर थोड़ी है मशीन बनाने वाले। मान लो माइक्रोटेक कंपनी वाले वो टेम्परेचर गन बनाते हैं, आजकल बड़ी चल रही है, कोरोना में टेस्ट कर करके बच्चे और लोग अंदर आने देते हैं, बाहर गेट पे टेम्परेचर गन। वो टेम्परेचर गन है या ऑक्सीमीटर है कि भाई कोरोना हो गया तो कहीं वो ऑक्सीजन कम ना होगी, हो ऑक्सीमीटर की बड़ी डिमांड बढ़ गई कि कितनी ऑक्सीजन बॉडी में है, 90 रहनी चाहिए कम से कम, इस तरह से। तो वो ऑक्सीमीटर आप खरीद रहा है डॉक्टर, या वो टेम्परेचर गन खरीद रहा है, तो डॉक्टर खरीदेगा तो उस पर तो जीएसटी है, हाँ है, वो टेम्परेचर गन पे भी है, वो ऑक्सीमीटर पे भी है। लेकिन वो जो दुनिया को सर्विस दे रहा है, चार्जेस ले रहा है, रूम का चार्ज ले रहा है, ओपीडी ले रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है। तो डॉक्टर को तो पार्ट ऑफ कॉस्ट ही बनाना है, वो क्रेडिट नहीं ले सकता, ये चीज़। तो इनपुट का मतलब कि आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी जो गुड्स या सर्विस अवेल की या दोनों अवेल की, या आपने इंपोर्ट की, इंपोर्ट में भी क्या लगता है आईजीएसटी, उसका भी आपको क्रेडिट मिलता है। चाहे आपने टैक्स अंडर आरसीएम भरा, अभी कैश्यू वाला बताया था ना, एग्रीकल्चरिस्ट से कैश्यू खरीदा या कॉटन खरीदा या सिल्क खरीदा किसी एग्रीकल्चरिस्ट से, तो सर्विस ली। रिलायंस वालों ने वकील साहब से सर्विस ली तो उसका आरसीएम में टैक्स भरा, वो आगे अगर आउटपुट सर्विस किसी को देते हैं उसमें से वो एडजस्ट कर लेंगे टैक्स, वो चीज़ है, ठीक है ना। तो वो आरसीएम वाला भी इनपुट है, अगर आपने इनपुट पे टैक्स भरा है या इंपोर्ट किया है, इसमें ये सब इंक्लूड है जो टैक्स पे किया है आपने, रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है। लेकिन कॉम्पो वाला इंक्लूड नहीं है, वो इनपुट में कवर नहीं है। इनपुट क्रेडिट, जिसका क्रेडिट मिलेगा, इनपुट गुड्स का मीनिंग सेक्शन 2 क्लोज 59 बता रहा है, वो गुड्स जो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए यूज की, फॉर द गुड्स परचेज 259 सेक्शन 2 क्लोज 59 कहता है इनपुट गुड्स का मतलब वो गुड्स है विच हैज बीन परचेज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपकी करियाने की दुकान है, चीनी खरीद रहे हो जिस पे जीएसटी लग रहा है मान लो, ठीक है, या कोई टूथपेस्ट खरीद रहे हो जिस पे जीएसटी लग रहा है। टूथपेस्ट का आपने क्या किया, मान लो आपने 10 ट्यूब मंगवाई, जीएसटी लगा, लेकिन 2 ट्यूब घर के लिए ली, 8 ट्यूब दुकान पे बेचने के लिए रखी, तो 2 का क्रेडिट थोड़ी मिलेगा। इनपुट गुड्स वो जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, किसी को गिफ्ट देने के लिए ली, पर्सनल या हाउस होल्ड यूज के लिए ली, पर्सनल या हाउस होल्ड यूज के लिए ली, या टू प्रोवाइड एज अ गिफ्ट, टू प्रोवाइड एज गिफ्ट टू समवन। सरकार कहती इसको तू बेचेगा नहीं तो हमें आउटपुट टैक्स मिलेगा नहीं, तो तुझे इनपुट क्यों दे, इस पे नो आईटीसी इज अलाउड, आईटीसी नो आईटीसी टू बी क्लेम्ड, इस पे कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता, नो आईटीसी इज टू बी क्लेम्ड। तो पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज, टू प्रोवाइड गिफ्ट टू समवन, तो वो कहता है इस पे कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता, जो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी, हाउस होल्ड यूज़ के लिए खरीदी, गिफ्ट देने के लिए खरीदी, इस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप। तो इनपुट गुड्स पे कोई क्रेडिट नहीं जो पर्सनल यूज़, गिफ्ट देने के लिए, या ऐसी गुड्स खरीदी, ऐसी मशीनें खरीदी जिससे आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, उस पर भी क्रेडिट नहीं है। क्लियर। मान लो आपने 3-4 लैपटॉप खरीदे दुकान पे, बिजनेस है आपका, कोई हिसाब किताब करने के लिए लैपटॉप खरीदे, जैसे मान लो हम लोग लैपटॉप खरीदें, हमारा काम है सर्विस देना, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब काम आते हैं, हमें सर्विस ही नहीं दे पाएंगे, ऑडिट करनी है और करना है, ट्यूशन पढ़ाना है, तो भी तो हमारा काम है। लेकिन मैंने 4 लैपटॉप खरीदे, उसमें से 1 लैपटॉप मैंने घर में यूज़ करना है, घर पे दे दिया अपने परिवार को, बच्चों को दे दिया, तो 3 पे क्रेडिट मिलेगा, 1 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस यूज़ के लिए नहीं है। ओके, मीनिंग ऑफ इनपुट सर्विस, वही इनपुट सर्विस, मैं कौन सी इनपुट सर्विस लूँ, इस इंस्टीट्यूट की रिपेयर की हो सकती है, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में कोई सॉफ्टवेयर सर्विस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो रोल प्ले कर रहे हैं आपको लाइव क्लास देने के लिए, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूँ, रेडीमेड लूँगा तो वो गुड्स हो जाएगा, सर्विस मतलब डेवलप करवा रहा हूँ, तो उसको यूज़ करके सॉफ्टवेयर को मैं लोगों की ऑडिट करूँगा, मैं लोगों के सीएम में डाटा बनाऊँगा, मैं लोगों को कोचिंग लाइव चलाऊँगा, लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर पर जो मैंने जीएसटी भरा वो इनपुट सर्विस है मेरी, उस पर मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है,
पर्सनल यूज़ का नहीं। जब लेकिन याद रखना, गुड्स भी खरीदूंगा क्रेडिट मिल जाएगा मुझे। दुकान का मूवेबल चीज़ें ना, ये फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, इस पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा बिल्डिंग पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिल्डिंग पे ईंटें खरीदी, सरिया खरीदा, बिल्डिंग बना ली, इमूवेबल नहीं मिलेगा। पानी का कनेक्शन लिया, सीवरेज का कनेक्शन लिया, फैक्ट्री के बाहर आपने पाइपलाइन डाली, उसको भी, वो भी इमूवेबल में मानी जाती, क्रेडिट नहीं। टावर लगा लिया, टावर, उसका क्रेडिट नहीं। हाँ, मशीन बनाई, चाहे मशीन ज़मीन में फिक्स कर लिया आपने ला के अच्छी फंक्शनिंग के लिए, उसका मिल जाएगा क्रेडिट, मशीनरी के लिए मिल जाएगा क्रेडिट, बिल्डिंग के लिए नहीं है। सर्विस का मिल जाएगा। ओके, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज या लीज देना, किराए पे देना किसी को, ये सब कुछ क्या है? सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई चाहे सेल करो, चाहे एक्सचेंज करो, चाहे बार्टर सिस्टम, चीज़ के बदले में चीज़ लो, या चाहे आप ट्रांसफ़र करो, गोइंग कंसर्न में बिजनेस ही ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, लीज या लाइसेंस पे, रेंट पे दो, ये सब सप्लाई है जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। उन चीज़ों की सप्लाई है जिसका आपका काम है। ओके, तो यहाँ सेक्शन 16 बताएगा एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी किस कंडीशन में मिलता है। 17 बताएगा क्रेडिट मिलेगा या ब्लॉक होगा, प्रपोर्शन की बात करेगा। 18 बात करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस वही है कि मैंने माल खरीदता रहा, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड नहीं था, क्रेडिट मिला नहीं, अब मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया, तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है जिस पे जीएसटी लग के आया है, क्या उस स्टॉक पे क्रेडिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स पे नहीं, ठीक है ना। और लेकिन आप कॉम्पो डीलर से रेगुलर डीलर में आ गए तो आपको सेक्शन 18 बताएगा, सेक्शन 18 कहेगा न्यू डीलर हुआ, रजिस्टर्ड डीलर, नया रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, न्यू रजिस्ट्रेशन, चाहे वो लिमिट सीलिंग जो है टर्नओवर की आपकी वो क्रॉस करके 10, 20, 40 उस वजह से करवाया, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है। वॉलंटरी, ऐसे सीलिंग क्रॉस नहीं की, रजिस्ट्रेशन तो करवाया ना। इन दोनों केसेस, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 में, 19 में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आप हमें स्टॉक बता दो, रॉ मटेरियल का, कंज्यूमेबल आइटम का या फिनिश गुड्स का, हेल्ड एज ऑन 30 सितंबर 2019, आपके पास कितना है, ये स्टॉक बना दो और उसके बिल दिखा दो जिस पे आपने जीएसटी भरा है, तो आईटीसी विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर। आपको इस पे आईटीसी मिल जाएगा इन फ्यूचर आउट ऑफ आउटपुट जीएसटी ऑन सप्लाई। अब इस माल को आप फ्यूचर में बेचोगे नहीं, इसको बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स लोगे नहीं, तो उस आउटपुट में से इनका इनपुट मिल जाएगा। अगर ये टैक्स लग के माल आया है तो बिल आपके पास होने चाहिए। लेकिन ये दोनों केस में इनपुट कैपिटल गुड्स पे नो क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड नहीं है। आपके पास मशीनें पड़ी हैं 1 अक्टूबर 19 को, जो मशीनों पे आपने टैक्स भरा है, उन मशीनों का क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। 3 बातें करता है, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी में आ गया लिमिट क्रॉस, एक वॉलंटरी में, कंपलसरी में आया चाहे वॉलंटरी, जब रजिस्टर्ड हुए उससे पहले आप लिस्ट बना के दे दो कितना माल पड़ा है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह। कैपिटल गुड्स बताने की जरूरत नहीं, उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक और सिचुएशन, कॉम्पोजिशन डीलर थे आप, डीलर थे मतलब रजिस्टर्ड थे आप, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे आप, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे कॉम्पो डीलर, अब किस में बदल गए? रेगुलर डीलर में। कॉम्पो डीलर से आप रेगुलर डीलर में आ गए, तो आपको ये चेंज कब हुआ? कॉम्पो से कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑन रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट हो गया, मान लो 1 दिसंबर 19 को, तो आपको बताना है स्टॉक या इनपुट हेल्ड ऑन 30 नवंबर 19 कितना पड़ा आपके पास, प्लस कैपिटल गुड्स का भी इनपुट बताना है, कैपिटल गुड्स का भी इनपुट मिलेगा आपको। लेकिन थोड़ा ये है कि इसमें रूल 44 कहेगा कि आपका इनपुट एग्जॉस्ट है, वो टेकिंग लाइफ 5 ईयर। कैपिटल गुड्स का जो इनपुट है आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय टेकिंग
लाइफ 5 ईयर, यानी 5% पर क्वार्टर के हिसाब से जितनी मशीन पुरानी होगी वो क्रेडिट छोड़ दो। मान लो मैं कहता हूँ एक मशीन आपके पास पड़ी है, ये मशीन है, ये आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, इस पे आपने इनपुट जीएसटी पे किया था 1 लाख रुपए, 11 लाख, और ये 1 ईयर ओल्ड है, 1 ईयर ओल्ड, पिछले साल इसी दिन में खरीदी थी, इसी दिनों में। तो आपको क्या करना है, 5% पर क्वार्टर है, तो 1 लाख रुपए में 5% पर क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर हो गए, ये पर क्वार्टर है, यानी 20% कम कर दो, दैट इज 20%। 80,000 का आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। अगर ये मशीन 2 साल पुरानी है तो 40% कम कर दो, 14 महीने पुरानी है तो 5% 1 क्वार्टर का है, तो 4 क्वार्टर पूरे, 5वां क्वार्टर 2 महीने है तो 5 क्वार्टर मान लो, 5 क्वार्टर का कम कर दो, 5% के हिसाब से 25%, 1 लाख का, तो 75,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो सेक्शन 18 तो ये बातें करेगा, सेक्शन 18 तो हमें ये बताएगा कि नया रजिस्टर्ड डीलर है या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया है तो सिर्फ किसका क्रेडिट मिलेगा, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल का, नहीं मिलेगा क्रेडिट किसका, कैपिटल गुड्स के इनपुट का, लेकिन मिलेगा इफ यू आर रजिस्टर्ड डीलर अंडर कंपोजिशन। नाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट या गोइंग टू ऑप्ट रेगुलर डीलर एज रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स का भी, लेकिन रूल 44 लगा के प्रोपोर्शनेट आपको कुछ चीज़ों को रिवर्स करना है, मतलब जितना 5% पर क्वार्टर के हिसाब से पुरानी है। तो यहाँ पे अपने सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 आइडिया मैंने दे दिया। सेक्शन 18 न्यू डीलर या कंपलसरी या वॉलंटरी या कंपो से रेगुलर में आया उसकी बात करेंगे। सेक्शन 16 अभी पढ़ा था, सेक्शन 16 में 16(1) एलिजिबिलिटी, 16(2), 16(3) डेप्रिसिएशन, 16(4) टाइम लिमिट की बात करता है, वो सारी बातें अपने की। तो ये 16(2) में कंडीशंस थी, 16(2) कंडीशन बता रहा था ना कि कंडीशन 1 बिल होना चाहिए, कंडीशन 2 के आपके पास उसकी पेमेंट आनी है, ठीक है, उधार है तो फिर वो 180 दिन तक पेमेंट ना हुई तो रिवर्स होगा, ठीक है, रिटर्नें भरी हुई हों, गुड्स रिसीव होना चाहिए, वो सब कुछ। 16(3) डेप्रिसिएशन की बात करता था, 16(4) टाइम लिमिट, कब तक क्रेडिट, टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी की बात करता है, कब तक क्रेडिट ले सकते हो। 16(1) एलिजिबिलिटी की बात करता है, ठीक, कौन रजिस्टर्ड डीलर हो, पंपों से माल ना लिया हो, टैक्सेबल सप्लाई करता हो। 18 न्यू रजिस्टर्ड डीलर या कंपलसरी हो, चाहे कंपलसरी 20-40 को क्रॉस किया, चाहे वॉलंटरी, उनकी बात करता है। बात करता है कंपो के रजिस्ट्रेशन से आप किस रजिस्ट्रेशन में, रेगुलर डीलर के रजिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो, तो उस केस में आपको इनपुट रॉ मटेरियल वगैरह और कैपिटल गुड्स दोनों का क्रेडिट, आईटीसी ऑफ स्टॉक हेल्ड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड, उनका, इसमें सिर्फ किसका मिलेगा, स्टॉक हेल्ड का आईटीसी है, आईटीसी मिलेगा, नो आईटीसी नहीं मिलेगा ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 बात करेगा, सेक्शन 17 ये बात करेगा गुड्स सर्विस, वो बताएगा कि पार्टली ये कहेगा गुड्स और सर्विसेज पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम्प्ट, वो बात करेगा। पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जाम्प्ट, तो आपको दिक्कत आएगी। आपने आईटीसी, आपने मान लो कि आप एक्स से वाई ने माल खरीदा, वाई ने माल खरीदा, मान लो लाख रुपए का, उस पर 10,000 रुपये क्या भर दिया, जीएसटी भर दिया, परचेज लाख का। लेकिन इस सामान से ये कोई वो है फ्लोर, चेरी, चॉकलेट फ्लेवर, शुगर एटसेट्रा, ये सामान खरीदा, ठीक है। अब ये क्या करता है, इससे 2 चीज़ें बनाता है, एक तो वो ब्रेड पेशेंट्स के काम आती, एक बनाता है बिस्किट। ये सप्लाई इसकी एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, 0% में है, 0 रेटेड नहीं है, उस पर तो क्रेडिट मिल जाता है SEZ, और अगर SEZ को दिया या एक्सपोर्ट किया है, मैं कह रहा हूँ 0% है सेक्शन 11 में। ये बिस्किट है, ये टैक्सेबल है, मान लो सपोज मैं ऐसे कह रहा हूँ टैक्सेबल। अब सवाल ये आएगा कि भाई इसने ब्रेड भी बनाए, बिस्किट भी, अब कितना ये रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किया, इसमें किया, ये कैसे पता लगेगा।
ये तो पता नहीं है कितना कितना सामान यूज़ हुआ, तो इसकी आउटपुट सप्लाई का रेशो देख लो और क्या करेंगे। ये कह रहा है जी माल बेचा है 70,000 रुपये का, ये बेचा है 130 का, आपकी सप्लाई टोटल 2 लाख रुपए की है। तो आप देख लें, आप इनपुट इसका ITC कैन बी अवेल्ड आप ले सकते हैं फॉर proportionate ITC कैन बी क्लेम्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई ओनली, टैक्सेबल सप्लाई ओनली। इसमें तो आप दुनिया से टैक्स लेते ही नहीं, इसमें लेते हो। तो उस जितना टैक्स लिया है आउटपुट इस पे लिया होगा जितना भी, उसमें से कितना टोटल GST आपने 10 पे किया, और उस 10,000 रुपये से आपने क्या किया, 2 लाख की आपने सप्लाई दी, टोटल सप्लाई। ये आपकी टोटल आउटवर्ड सप्लाई है, टोटल आउटवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई कितनी है इसमें, टैक्सेबल सप्लाई सॉरी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई वो इसमें से 31 की है, यानी 65%, 6500 का क्रेडिट मिलेगा, बाकी 3500 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपका ITC लैप्स्ड हो जाएगा 35%, यानी कि ये समझ लो ये 35% है, ये 65% हो गया रेशो। तो अगर मैं उस रेशो में बात करूं तो ये 65% का क्रेडिट मिल गया, 35% का नहीं मिलेगा। 10,000 का 70/2 लाख कितने परसेंट, 35% हो गया ना, तो 3500 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, 35% लैप्स्ड। ये बात करता है कि आप टैक्सेबल सप्लाई देते हो कि एग्जम्प्ट देते हो, या पर्सनल यूज़ करते हो या बिजनेस में यूज़ करते हो, ये सारी बातें देखनी है। कभी कभी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल डीजल जैसे वो सप्लाई में भी लगे हुए हो, मोबिल बेचते हो उसमें भी लगे हो, जैसे मोबिल या लुब्रिकेंट, ये टैक्सेबल आइटम है, ये टैक्सेबल गुड्स है। और जो पेट्रोल डीजल सप्लाई कर रहे हो, पेट्रोल डीजल सेल करते हो डीजल, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। शराब दे रहे हो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो आपने जो इनपुट ली वो दोनों में यूज़ की सर्विस, तो आप देखो उसका क्रेडिट रेशो में मिलेगा। मान लो आपने वो पेट्रोल पंप पे कोई पेंट वगैरह करवाया है, रिपेयर करवाई है, तो उस पेट्रोल पंप पे 2 सर्विस दे रहे हो, एक टैक्सेबल और एक ये नॉन टैक्सेबल, कवर ही नहीं होती। जैसे शराब बेचता है एक आदमी, वाइन बेचता है, वो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन उसने उसी वाइन मर्चेंट ने वहाँ पे एक हाता टाइप एक वो बना रखा है, बैठ के वहाँ पे ड्रिंक करने के लिए, वहाँ पे वो नॉन वेज भी सप्लाई करता है, रेस्टोरेंट चला रहा है छोटा सा, मतलब वहाँ लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं और वो ऑर्डर देते हैं ऑमलेट का, चिकन वगैरह, और वो फिर वो टैक्सेबल है। तो वो रेशो बनेगा, जो इनपुट ले रहे हो वो रेशो में डिवाइड होगी। ये सेक्शन 17 आपको बताएगा। सेक्शन 17 पर्टिकुलरली है इस चीज़ का, ये रूल 42 इसकी बात करेगा, रूल 43 की बात करेगा। रूल 42 क्या है, टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड और एग्जम्प्ट गुड्स सप्लाइड, एग्जम्प्ट गुड्स सप्लाइड का रेशो बनाएगा, क्रेडिट रेशो में मिलेगा, सीधी बात है। और 43 बात करेगा कि कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, वही बात है, इसको भी रेशो में मिलेगा। भाई आपने मशीन खरीदी, उस पर टैक्स भर दिया, ठीक है, जो इनपुट GST है, अब उस मशीन का यूज़ कुछ तो आप टैक्सेबल सामान बनाते हैं, कुछ एग्जम्प्ट, तो मशीन वाला जो टैक्स है उसका भी प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। रूल 43 ये बात बताएगा। तो सेक्शन 17 में टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल में, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जम्प्ट में, जो पर्सनल यूज़ की उस पर भी क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, देखना पड़ेगा। ये इसके अंदर हमें एग्जम्प्ट का मीनिंग भी बताएगा। एग्जम्प्ट के मीनिंग में RCM में टैक्सेबल है, सामने वाला रेसिपिएंट देगा तो वो एग्जम्प्ट है, या वो आप ईंटें सरिया खरीद के लैंड बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट सप्लाई है। 0% या नोटिफिकेशन में एग्जम्प्ट डिक्लेयर है तो वो एग्जम्प्ट सप्लाई। तो अगर एग्जम्प्ट सप्लाई है उसका मीनिंग आप पढ़ लेंगे 17 में, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा टैक्सेबल सप्लाई कितनी, एग्जम्प्ट कितनी, टोटल कितनी, ठीक है, वो उसकी बात करेगा। इसी में ये बात करेगा सेक्शन 17 में ही, सेक्शन 17(4) की बात करेगा। सेक्शन 17(4) हमें बताएगा कि बैंक वाले कैसे क्रेडिट ले सकते हैं। सेक्शन 17(4) बताएगा। सेक्शन 17(4) ऑप्शन टू अवेल इनपुट क्रेडिट टू बैंक्स।
बैंक्स को कहा गया कि जो आप सर्विसेज टेकन फ्रॉम अदर ब्रांच, यानी कि वही डिस्टिंक्ट पर्सन अदर ब्रांच से ली, उसका तो 100% क्रेडिट कैन बी अवेल, उस पर रोक नहीं है, पूरा क्रेडिट ले लो आप। लेकिन जो आप दूसरों से लेते हैं, इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं, इनपुट सर्विसेज टेकन फ्रॉम अदर सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं फ्रॉम अदर, तो उसका या तो आप क्या करो, प्रपोर्शनेट आईटीसी कैन बी क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम्प्ट सप्लाई। फिर वो रेशो बना के आप उस हिसाब से रूल 42, 43 के अकॉर्डिंग चल लेना, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 50% आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, बस कुछ करके नहीं दिखाना, आप सीधा 50% ले लो। ऐसा होता ना, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन लोन और ओवरड्राफ्ट वो एग्जम्प्ट है, मेन बैंक की सर्विस ही एग्जम्प्ट है, जो ब्याज लेता है वो एग्जम्प्ट है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लेता है, ड्राफ्ट के चार्जेस लेता है, वो बिल भरवाता है, उस तरह के कमीशन लेता है, एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज का कमीशन खाता है, इस तरह की जो सर्विस एज अ एजेंट काम करता है बिल भरवाने का, वो इन सब पे टैक्स है बैंक की, ये सारी सर्विस टैक्सेबल है। अब बैंक ने जो सर्विस ली किसी से आगे, मान लो बैंक ने सॉफ्टवेयर परचेज किया, सपोज बैंक ने सॉफ्टवेयर परचेज किया, बैंक ने सॉफ्टवेयर परचेज किया 10 लाख का, उस पे IGST पे किया है 1 लाख मान लो, या 1,80,000 मान लो, तो इसे 180, ये तो कोई अपनी ब्रांच बैंक वाले दूसरी ब्रांच वाले सॉफ्टवेयर कहाँ बना देंगे, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया 180। या तो भैया ऐसा करो, आप क्या ढूंढ लो, बता दो, बैंक को चाहिए बताए कि साल भर में कितनी हमने एग्जम्प्ट सप्लाई की और कितनी हम कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई, उसका रेशो बना लें। अब वो कहते हैं जी इतना हिसाब रखना मुश्किल है, तो फिर ऐसा करो, छोड़ो, करो ना हिसाब, तुम इसका आधा या तो रेशो बना सकते हो बना लो, वरना सीधा 90 बिना कोई एविडेंस के 90 ITC कैन बी अवेल्ड, आप आधा ITC क्लेम कर लो, 90 कुछ सबूत देना नहीं, सीधा जितना भी आउटपुट बनेगा उसमें से 90 काट लेना। बैंक ने भी पेंट करवाया, इनपुट सर्विस ली, उसका भी क्या आधा क्रेडिट ले लेना। इस तरह से बैंक ने पेपर खरीदा, गुड्स खरीदा, उस पर GST पर आधा क्रेडिट ले लेना, नहीं तो फिर आप एविडेंस दे दो कितनी एग्जाम्प्ट कितनी टैक्सेबल, रेशो बना लेते हैं। लेकिन दूसरी ब्रांचों से आए उसका पूरा क्रेडिट ले लेना, उस पर अलाउ कर दिया GST ने, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, दूसरी स्टेट से ले ली मान लो कोई सर्विस, तो दूसरी स्टेट और ये हमारी स्टेट GST IN भी अलग अलग है, एक पैन नंबर चाहिए, एक और GST IN तो अलग अलग है, तो वो क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या है GST लगेगा, तो उसका पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ये बात सेक्शन 17(4) हमें बताता है, ठीक। ब्लॉक क्रेडिट की बात बताएगा 17(5), जिस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17(5) बताएगा ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17(5) कहता है कितना क्रेडिट ब्लॉक है उसकी बात करेगा सेक्शन 17(5), और ये बताएगा एक तरह से ये नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट ऑफ ITC, वो नेगेटिव लिस्ट नहीं जो शेड्यूल 3 में पढ़ी अपने पढ़ते थे ना, 7(2) सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, उसमें नेगेटिव लिस्ट पढ़ते थे, 7 सेक्शन सबसेक्शन 2A और B, तो उसमें नेगेटिव लिस्ट पढ़ते थे A में, 7(2)A में, वो नहीं है। ये तो वैसे कह रहा है भी इन चीज़ों पे क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे कि बिजनेस के लिए आपने क्या खरीदा, ये इन पे क्रेडिट मना ही है, वो मना करता है इन पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको ये कहेगा कि क्रेडिट ब्लॉक है, 17(5) कहेगा। 17(4) ने तो बैंकों के लिए कह दिया भैया ये ऑप्शन है आपके पास, उससे पहले के 17(1), 2, 3 तो वो बातें करते हैं कि भाई 17(3) बात करेगा एग्जम्प्ट सप्लाई का मीनिंग क्या 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 आएगा, 17(1), 2 बताते हैं रेशो की बात, कौन सी एग्जम्प्ट कौन सी टैक्सेबल। चलो ब्लॉक क्रेडिट तो जैसे ये कहेगा कि आपने बिजनेस की बिल्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्टेड करवा ली या ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बनवा ली,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो भैया वो बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग आ गई, उसका कोई क्रेडिट नहीं। नो आईटीसी ऑन पेमेंट ऑफ लेबर एंड बिल्डिंग मटेरियल, ईंटें दी, सरिया खरीदा, उसका कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है, रोक है इस पे। चाहे घर की बिल्डिंग हो तो भी नहीं मिलता और बिजनेस की हो तो भी नहीं मिलता, लेकिन मिल जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड, चाहे वो फिटेड इन द लैंड, चाहे वो इमूवेबल बन गई जमीन में फिट करने के बावजूद, आईटीसी कैन बी क्लेम, आईटीसी कैन बी क्लेम। मशीन ला के ज़मीन में फिट करवा ली, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई टावर बनाया, टावर या पाइपलाइन डलवाई, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री में आपने पाइपलाइन डलवाई, इस पे कोई क्रेडिट नहीं, नो आईटीसी, इस पे क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन मशीन फिट करवाई उसका मिल जाएगा। आप बिजनेस के अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं, सर्विस ले रहे हैं, सर्विसेज टेकन फॉर बिजनेस, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आईटीसी कैन बी अलाउड, आईटीसी मिल जाएगा। जैसे रीपेंट करवाया, सॉफ्टवेयर टेकन, असेट का भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया। फर्नीचर परचेज किया, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा आपको। पेपर और अदर मटेरियल परचेज किया फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अदर मटेरियल परचेज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मशीनों का भी मिल जाएगा, लेकिन बिल्डिंग बना रही उसका क्रेडिट नहीं। ये टावर लगाया या पाइपलाइन बिछाई फैक्ट्री के अंदर, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है लैपटॉप परचेज किया आपने बिजनेस के लिए, बिजनेस यूज़, तो क्रेडिट मिल जाएगा। पर्सनल यूज़ तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आईटीसी इन सब में मिल जाएगा, आईटीसी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। क्लियर? हाँ, अगर आपकी एग्जाम्प्ट सर्विस हुई तो नहीं मिलेगा, वो तो अंडरस्टूड है। हाँ, दोनों हुई तो फिर प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, वो बातें करता है। ये नेगेटिव लिस्ट है। कार फॉर द यूज फॉर द बिजनेस यूज, बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस ऑफ फर्नीचर है बिजनेस, तो भाई कार है ये, कार, इसका कोई क्रेडिट नहीं, नो क्रेडिट, नो आईटीसी, मतलब नो क्रेडिट कह लो या नो आईटीसी कह लो, नहीं मिलेगा, ठीक। ये बिजनेस के लिए। हाँ, अगर कार इज यूज्ड फॉर यूज एज अ टैक्सी, टूरिस्ट को लेने के लिए, आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी कैन बी क्लेम। कार, बस ली, चाहे वो किराए पे चलती है, बस टू कैरी पर्सन्स, बस पे मिल जाएगा, आईटीसी अलाउड। इसमें एक रूल आया है, नया अमेंडमेंट आया है कि कम से कम 13 सीटर और ड्राइवर के समेत, कम से कम, यानी कि 14 और मोर, एट लीस्ट 13 पैसेंजर की कैपेसिटी हो, ऐसा व्हीकल खरीदोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। 13 पैसेंजर की कैपेसिटी हो, यानी अगर आपने अपने एम्प्लॉई के लिए बस खरीद ली, क्या एम्प्लॉई की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपने बस ले ली तो क्रेडिट मिल जाएगा। और ये जो लोगों के पास कारें टैक्सी में चलती है, टूरिस्ट लोगों को लेके जाते हैं, उनका तो बिजनेस ही है टैक्सी चलाना, उनको भी क्रेडिट मिल जाता है। आम बिजनेस, मान लो मैं बात करूं, मैं तो सी हूं, मेरी कोई गाड़ी किराए पे नहीं चलती, मेरे पास मेरी बैलेंस शीट में कार है, उसको मैंने खरीदा, तो उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने सी ऑफिस में, कोई 7 सीटर कार है, उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलता। मैं कहता हूँ जी मेरे स्टाफ को छोड़ के आती है वो कार, बंदा रखा हुआ स्टाफ छोड़ के आता है, नहीं मिलता। कम से कम कितने सीटर हो? 13 सीटर, तो बस ही ले लो ऑफिस के लिए या वो टेम्पू ट्रैवलर आ रही है 18 सीटर, वो ले लो, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कार बिजनेस में हो तो 13 सीटर हो, बस हो तो मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी हो मिल जाएगा, 7 सीटर 8 सीटर 10 सीटर नहीं मिलेगा। टैक्सी में चलती है कार, क्रेडिट मिल जाएगा, सेम लाइन होगी ना। या कार बेचने का बिजनेस है आपका, कार गुड्स है, मतलब कार एज गुड्स, कारें बेचते हो तो कार खरीदोगे तो उसका क्रेडिट मिलेगा।
ITC ऑन कार परचेज, फिर तो वो गुड्स होगी। मैं पुरानी गाड़ियों का डीलर हूँ, कार खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो उसका कार खरीदेगा तो क्रेडिट मिल जाएगा, दैट इज गुड्स फॉर मी, ठीक। और कमर्शियल व्हीकल का मिल जाएगा, कमर्शियल व्हीकल खरीदते हो ना, कमर्शियल व्हीकल का मिल जाएगा, यस ITC अलाउड, कमर्शियल व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा। माल ढोने वाली गाड़ी टाटा 407 या तो नहीं, कैंटर ट्रक माल ढोने के लिए है, वो बस बंदे ले जाने एम्प्लॉय के लिए नहीं है, मिल जाएगा क्रेडिट, मिल जाएगा क्रेडिट। कमर्शियल व्हीकल है, सामान ढोने वाला, मिल जाएगा। लोगों का सामान ढोते हैं GTA वाले, ट्रक्स, GTA के जो ट्रक है, व्हीकल्स ऑफ GTA, उनका तो काम ही है माल ढोना, ITC ले लेंगे ट्रक के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एयरप्लेन है, वेसल है, दुनिया को लेके जाते हैं, वेसल है या माल ढोते हैं, या तो पैसेंजर लेके जाते हैं किराए पे, या फिर गुड्स लेके जाते हैं, क्रेडिट मिल जाएगा ITC। लेकिन वही कार वाली बात, आपने एक छोटा जेट प्लेन रखा है, मुझे लगता नहीं इंडिया में इतने रईस बिजनेसमैन है, एक जेट प्लेन रखा है, एम्प्लॉय को घर छोड़ के आता है, छतों पे उतार के आता है, हेलीकॉप्टर है, उसका नहीं मिलेगा। लेकिन जो हेलीकॉप्टर, जो प्लेन लोगों को, पैसेंजर को लेके जाता है किराए पे, टैक्सी की तरह, उस पर क्रेडिट है। माल ढोने के लिए है तो उस पर क्रेडिट है, जैसे ट्रक माल ढोता है तो उस पर क्रेडिट है। मेरी फैक्ट्री है, मैंने 2 ट्रक खरीद लिए माल ले जाने के लिए, तो उस पर क्रेडिट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ कहता है, वो सारी बातें हैं, ये सारी की सारी डिटेल बड़ी वास्ट है, इसको अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेगेटिव लिस्ट 17.5 बताता है, मेरे ऑफिस में बर्गर आ रहा है, चाय आ रही, कॉफ़ी आ रही, उसका कोई क्रेडिट नहीं। कैटरिंग सर्विस ले रहा हूँ ना ऑफिस में, कोई क्रेडिट नहीं। चाय कॉफ़ी आती है, गेस्ट आते हैं, पिलाते हैं ना चाय कॉफ़ी ना, कैटरर को मिल जाएगा, कैटरर आगे कैटरिंग देता है, सेम लाइन होगी, पहले वो कैटरिंग सर्विस ले लेता है, आगे दे देता है, तो उसे क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कैटरिंग सर्विस लें, खाना मंगवाएं, नहीं मिलेगा। मैंने ब्यूटी पार्लर की सर्विस ले ली, पार्लर की सर्विस कैसे, मीन्स क्या हुआ, सपोज कि हमारा एक फैक्ट्री है काफ़ी बड़ी, उसके लिए क्या है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो जो मॉडल्स हायर की गई, कैट वॉक करनी है या कुछ भी इस तरह से, वो किसी ने कहा जी ये जो मॉडल्स है ना, इनके पार्लर का बिल देना पड़ेगा आपको। हमने पार्लर का बिल दिया, वो जो मॉडल्स है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए आई हैं किसी शो में, उनका पार्लर का बिल दिया हमने, वो उस पर टैक्स GST लगा, क्रेडिट मिलेगा ना, नहीं मिलता, नहीं मिलता उसका क्रेडिट। तो कहने का मतलब पार्लर की सर्विस लो, अब मान लो मैं अपनी कटिंग करा लूँ, मैं वो जो हेयर सैलून वाला है कटिंग के पैसे लेता है, मैं कहता हूँ जी अगर कटिंग नहीं कराऊंगा या ये कपड़े वॉश नहीं कराऊंगा, प्रेस नहीं कराऊंगा, बाहर से करवाता हूँ मान लो, तो अगर ये नहीं करवाऊंगा तो फिर मेरे को ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं होगा, जाके पुराने कपड़े बिना प्रेस वाले डालना, कटिंग नहीं करवाऊंगा, बाल बढ़ जाएंगे तो अच्छा नहीं दिखूंगा, तो कुछ नहीं मिलता क्रेडिट, ना करवा कटिंग, कोई क्रेडिट नहीं। मैं खाना खाता हूँ, मैं तक कहता हूँ खाना खाया पिज़्ज़ा हट से या डोमिनोज से, कोई क्रेडिट नहीं, ना खाओ, कोई क्रेडिट नहीं। तो ये कह रहा है किस पे क्रेडिट मिलेगा, किस पे नहीं। तो अपने ऑफिस में जो कैटरिंग सर्विस ले रहे हो, पार्लर की सर्विस ले रहे हो, और जो एम्प्लॉय का बीमा करवा रहे हो, एम्प्लॉय का आप क्या करवा रहे हो, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, अगर तो ऑब्लिगेशन बाय लॉ है, ऑब्लिगेशन बाय लॉ, लॉ कहता है जी बीमा करवाना पड़ेगा ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की तरह, फिर तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वॉलंटरली नहीं करवाया, लो कहता करवाना पड़ेगा तो मिलेगा। लो कहता जी लेडी स्टाफ है आपके पास, उसको घर छोड़ने के लिए गाड़ी लो, जो लेडी स्टाफ है उसे घर पहुंचाना आपकी ड्यूटी है, गाड़ी में छोड़ के आओ, वो गाड़ी मैंने इसलिए ली क्योंकि ऑब्लिगेशन है, फिर उस गाड़ी पे भी मिल सकता है, ऑब्लिगेशन है मेरा एम्प्लॉय पे खर्च करना तो मिलता है, वरना नहीं। LTC दे रहा हूं मैं एम्प्लॉय को, एक्सपेंडिचर ऑन LTC, एम्प्लॉय को कह रहा हूं जाओ घूम फिर आओ, उस पर कोई टैक्स लगा, मान लो मैंने टूर बुक कर लिया एम्प्लॉयज़ के लिए, मेक माई ट्रिप पे, गोवा वो पे, उस पर जो मैंने GST भरा उसका क्रेडिट मिलेगा ना। इफ ऑब्लिगेशन देन इट इज अलाउड, सरकार कहती है देना पड़ेगा, सरकार ने रूल बना दिया LTC पे घूमने के पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करवाना बाय लॉ जरूरी है, मिलेगा। वैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं तो नहीं मिलता। जीवन बीमा करवा रहे हो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं तो एम्प्लॉय पे खर्च रहे हो पैसे, नहीं मिलता। एम्प्लॉय को गिफ्ट बांट रहे हो, नहीं मिलता क्रेडिट,
क्योंकि वो ऑब्लिगेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 17(5) इसकी बात करता है। ये सारी चीज़ें 17 सेक्शन के अंदर कवर है। नेगेटिव लिस्ट, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है सेक्शन 16 का, 17 में क्या कुछ पढ़ना है और 18 में क्या कुछ कवर होगा, ये सारी चीज़ें का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। आप एक बार नोट्स से स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा आप कल कंटिन्यू करेंगे तो इसको और आगे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और एक बात और, मान लो अनिल ट्रेडिंग कंपनी है, ये तरह तरह की लोगों से क्या ले रही है, सप्लायर से। सप्लायर्स हैं तरह तरह के, उनसे क्या ले रही है, इनपुट गुड्स टेकन, तरह तरह का इनपुट गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इनके वो दिखना चाहिए। ये लोग क्या भरेंगे, सप्लायर, ये भरेंगे GSTR 1, तो इनके पास क्या खुलेगी, GSTR 2A ऑटो पॉपुलेटेड। तो ये कह रहा है कि ये जो टैक्स पे करेगा, ये इधर टैक्स पे करेगा, इसके लिए इनपुट टैक्स है। तो ये सप्लायर्स जो अपनी GSTR 1 भरेंगे तो इसके 2A में दिखेगा उसका क्रेडिट। मान लो इसके GSTR 2A में इनपुट टैक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड दिख रहा है 1 लाख, 1 लाख तो दिख रहा है अभी। इसके ये सप्लायर ने जो भरी ना रिटर्न, उसमें दिख रहा है किस बंदे को हमने सप्लाई की है, तो इसका तो भाग के 100% क्रेडिट ले लेगा। लेकिन एक इनपुट है, इनपुट विच हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन रिटर्न्स, मतलब दिख नहीं रहा, यानी कि दैट इज सप्लायर हैज नॉट अपलोडेड सर्टेन बिल। कुछ इनवॉइस रह गए हैं, उन पे उन्होंने टैक्स भी नहीं भरा शायद, ऐसा। तो वो आपका सारा आपको पता है, अभी मेरे पास बिल तो है, उन्होंने नहीं चढ़ाए, मेरे पास पेपर फॉर्म में बिल तो है, वो सारा है मान लो 30,000। तो इनकम टैक्स कहता है ऐसा कर, इसका तो क्रेडिट ले ले 100%, यानी कितना क्रेडिट दे देंगे तेरे को, ये तो डिटेक्ट हो ही गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया, इसका 10% और ले ले। वो जो अनरिफ्लेक्टेड है ना, अनरिकॉर्डेड जो है, अनरिकॉर्डेड जो ITC है, जो बिल नहीं दिख रहे, वो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 10% ऑफ इलिजिबल, जो दिख गया है इलिजिबल ITC, यानी 10,000 ले सकते हो। ये 30 है, 20 फिर बेकार नहीं जाएगा। तुम यहाँ पे कितना ले सकते हो, इस 1 लाख का 10% मैक्सिमम, कितना हो गया 10,000, यानी टोटल ITC कैन बी क्लेम्ड, टोटल ITC कैन बी क्लेम्ड, आप अवेल कर सकते हो कितना, 40,000। 30 तो वो सॉरी ये 100% कितना हो गया, 1 लाख था, 1 लाख 10 ही हो गया, तो कितना हो गया 1,10,000, 1,10 ले सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम 1,10,000 का, क्योंकि ये बाकी 20 बेकार नहीं जाएगा, रिमेनिंग 20 है वो फ्यूचर में लेना, जब ये बिल ठीक कर देंगे। और कब तक ले लेना ये 20 भी, अगले साल की 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तब तक ले लेना, बेकार नहीं। ये 20% था, अब ये 10% हो गया है। एक जगह अपने नोट्स में करेक्शन करने की भी ज़रूरत है, वहाँ गलती से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 में वहाँ पे 20 क्या हुआ, 10 करना है वो, तो ये कितना हो जाएगा 1,10,000, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखना क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूँ, मान लो ये 2 लाख है, ठीक है, और ये है 12,000, है ही 12,000, ओके। तो आपको ये तो 100% कितना लाउड हो जाएगा 2 लाख, इसका 10% मैक्सिमम कितना लाउड हो सकता है, इसका 2 लाख रुपए का 10% 20 हो सकता है, 20 नहीं है ही कितना 12, तो आपको मैक्सिमम कितना लाउड होगा, है ही 12, तो 20 कहाँ से कर दें, पूरा लाउड हो गया। यानी ये रूल इन्होंने इसलिए बनाया कि छोटा मोटा डिफरेंस है, मार्जिनल सा डिफरेंस है, कर दो उसे, क्रेडिट दे दो, ठीक है, कहाँ फ्यूचर में वेट करेगा, मैक्सिमम 10%, लास्ट ईयर तक 20 था, 2 लाख का 20, अब 10% है, तो ये ले लो। कुछ व्यापारी क्लेम ही नहीं करते, कहता कल को मैच ना हुआ फिर दिक्कत आएगी, हम बाकी का भी फ्यूचर में कर लेंगे। मान लो ये आपका 30,000 ही है, लो, या 50,000 है ये, या 60,000 है,
आपका मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है यहाँ पे, मैक्सिमम हो सकता है 20, तो 2,20,000 हो जाएगा मैक्सिमम टोटल 220। बाकी का 40 फ्यूचर में जब वो रिटर्नों में ठीक करेंगे सप्लाई। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो यार ये 20 को भी जस्टिफाई कहाँ से करेंगे, डिपार्टमेंट भी मैच कहाँ से करेगा, कल को फिर बाकी मैच नहीं होना, हिसाब करते फिरेंगे, कल को वो 60 का 60 होएगा और अपना 40 क्लेम कर रहे होंगे। तो छोड़ो, कुछ कह रहे हैं जी अब तो कुछ नहीं करते, 2 लाख का क्रेडिट ले लेते हैं, बाकी 60 फ्यूचर में जब वो रिटर्नें ठीक होंगी, एडजस्ट करेगा वो आउटवर्ड सप्लाई को सप्लायर, तो तब कर लेंगे। तो ये भी आप एक अच्छा रूल है, अगर आप देखना चाहें कंडीशन है इस तरह की, 4th कंडीशन है, तो आप एक तरह से सेक्शन 16(2) के अंदर इस चीज़ को भी देख सकते हैं, सेक्शन 16(2) के अंदर ही कवर है ये, इस चीज़ को भी सेक्शन 16(2) में फॉलो कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये चीज़, बाकी कुछ सामान चोरी हो गया, आग लग गई, कोई क्रेडिट नहीं, रिवर्स करो। मान लो आपने 20 लाख का माल खरीदा, ठीक है, उस पर आपने 10% टैक्स 20,000 भरा, 2 लाख भरा, क्रेडिट आउटपुट में से काट दिया। बाद में आप कह रहे हो जी मेरे तो सामान को माल लग गई, आग लग गई, तो आग लग गई तो बेच नहीं पाओगे, बेचोगे नहीं तो आउटपुट टैक्स नहीं आएगा, तो सरकार कहती है ऐसा कर, तू इनपुट वापस कर, रिवर्स कर। भाई अब पहले लोग आग लगा देते थे इस तरह से माल को, कहते मैं तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, कहां से वापस करूं, बेच पाए ही नहीं, मैं क्या करूं। अब कहता नहीं बेच पाया तो इनपुट वापस दे, सरकार वापस मांग लेती है। हाँ, छोटी मोटी नॉर्मल वेस्ट है, वो वेस्ट थोड़ी है, वो तो खराब हो गया, बाय प्रोडक्ट बन गया, वो तो बिजनेस में पड़ा है, थोड़ा सस्ता बिक जाएगा, कम आउटपुट आ जाएगा, इनपुट पूरा कर लेना, बाकी इनपुट फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। मान लो मैंने 50 लाख का माल खरीदा, उस पर 5 लाख का टैक्स भर दिया, और वो सामान बिका नहीं, पड़े पड़े थोड़ा सा क्या हो गया, खराब हो गया, बाय प्रोडक्ट निकल गया उसमें से थोड़ा खराब, कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, क्वांटिटी घटेगी, तो क्या हो गया, अगर वो 40 में भी बिके तो 40 पे जो आउटपुट टैक्स आएगा माइनस इनपुट करके कर लेना एडजस्ट, जो रह जाएगा वो फिर देखी जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा। यानी नॉर्मल लॉस या थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया बाय प्रोडक्ट, उसमें नहीं रिवर्स होगा, टोटल लॉस, सारे को आग लग गई, टोटल चोरी। लोग ड्रामा करते थे, जब से जीएसटी आया आग लगनी बंद होगी लोगों की दुकानों पे, क्योंकि वो इनपुट का क्रेडिट हजम करना चाहते थे। इनपुट सारा का सारा क्रेडिट ले लिया, अब उनको माल बेचना है तो दिक्कत है, माल बेचेंगे तो उनको आउटपुट टैक्स भरना पड़ता है, माल 2 नंबर में बेच के सारा बिना बिल के, अब उनको लगता है जी अब बिल काटेंगे माल बेचने के तो आउटपुट टैक्स लगेगा, तो आग लगा दिया करते थे पुराने वैट सिस्टम में जानबूझ के। तो अब कहते हैं आग भी लग गई, चोरी भी हो गया ना तेरा माल, टोटल लॉस, तो जो इनपुट तूने लिया था इस माल पे सारा रिवर्स। तो अब ये रूल ऐसा आया, अब आग लगनी बंद होगी दुकानों पे, जब से ये रूल जीएसटी में आया, ठीक। तो नॉर्मल लॉस हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, ये पढ़ना आप स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस हैं ये अब कवर करना, तो आप इसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है 16, 17, 18 जो हमने यहाँ पढ़ना है, इसको करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे और क्या है, ठीक है, थैंक यू।